राजधानी की एक रात। राजधानी में इस बार वसंत जरा देरी से आया था। मार्च का आधा महीना बीत चुका था, लेकिन पेड़ों पर कलियां अभी बस निकलना शुरू ही हुई थी। रात की हल्की रोशनी में वे इतनी छोटी थी कि उन्हें देख पाना लगभग नामुमकिन था। समीर ने कार को मोड़ा, जहां सड़क स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी से नहाई हुई थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, सड़क किनारे लगे सूखे पेड़ों की परछाइयां जमीन पर लंबी काली लकीरें खींच रही थी। थोड़ी ही दूरी पर रात के अंधेरे में राजमहल होटल का चमकता हुआ बोर्ड साफ दिखाई दे रहा था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम वापस नहीं जा रहे? समीर ने स्टीयरिंग संभालते हुए बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति से पूछा, जो टकटकी लगाए खिड़की के बाहर देख रहा था। बदलती रोशनी में उस आदमी के चेहरे की बनावट और भी तीखी लग रही थी। हाँ, उस आदमी ने आखिरकार धीमी आवाज में कहा। उसकी उंगलियां अनजाने में ही बाएं हाथ की तर्जनी, इंडेक्स फिंगर, में पहनी हुई चांदी की अंगूठी को सहला रही थी। समीर ने उसके उन कोमल और साफ हाथों की ओर एक नजर डाली। कपूर परिवार के लिए ये हाथ सिर्फ दुनिया को दिखाने का एक जरिया थे। मानो जब तक इन हाथों पर जिंदगी की मुश्किलों की कोई लकीर नहीं है, तब तक दुनिया यही मानेगी कि कपूर खानदान ने आर्यन हो वायु की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर इस बार की अफवाहें सच हैं और तुम्हारे चाचा सच में यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर उनकी रातों की नींद उड़ने वाली है। आर्यन ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस बाहर भागते नजारों को देखता रहा। उसे देश लौटे लंबा वक्त हो गया था। राजमहल होटल आज भी उतना ही रौनक भरा था जैसा पहले हुआ करता था। आधी रात होने को थी, फिर भी सड़कों पर चहल पहल कम नहीं हुई थी। आज रात इसी आलीशान होटल में वरुण कपूर की सगाई की दावत थी। होटल के भीतर का नजारा। होटल की 25वीं मंजिल के बड़े हॉल में सगाई का कार्यक्रम अभी अभी खत्म हुआ था। परिवार के बड़े बुजुर्ग और खास मेहमान जा चुके थे। बस कुछ युवा दोस्त बाकी थे जो रात को अभी खत्म नहीं करना चाहते थे। डांस फ्लोर की लाइटें अभी भी चमक रही थी, लेकिन कोई नाच नहीं रहा था। सब अपने हाथों में ड्रिंक्स लिए शाम के मुख्य किरदारों, यानी उन 3 लोगों को देख रहे थे। हॉल में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। हर कोई बस उस ड्रामे का इंतजार कर रहा था जो उन तीनों के बीच होने वाला था। सगाई की महफिल में हंगामा। सफेद सूट पहने उस युवक ने गुस्से में आगे बढ़कर कहा, वरुण, हु लिन मेरा है। तुम उसके पास दोबारा नहीं आओगे। सच तो यह है कि तुम उसके साथ एक कमरे में खड़े होने के लायक भी नहीं हो। उसकी आंखों में नफरत थी और उसने वाइन के गिलास को कसकर पकड़ रखा था। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और सामने खड़े हैंडसम युवक के सिर पर लाल वाइन उड़ेल दी। यह देखकर सब हैरान रह गए, लेकिन वहां मौजूद भीड़ चौंकने के बजाय तालियां बजाने और शोर मचाने लगी। लोग इस हरकत से काफी खुश दिख रहे थे। सफेद सूट वाले युवक ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उसके नशे में धुत चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। उसने अपनी आवाज को और तीखा करते हुए तिरस्कार से पूछा, समझ गए? ठंडी वाइन उस युवक के काले बालों से टपक कर उसकी पलकों पर चिपक गई थी। वह धीरे धीरे उसके चेहरे और गर्दन से होते हुए कॉलर के नीचे जा रही थी, जिससे उसे और भी ज्यादा ठंड महसूस होने लगी। आकाश एक्साई वैन के शरीर में उस ठंड की वजह से एक सिहरन दौड़ गई। उस सफेद सूट वाले सजेजे आदमी के सामने वह बहुत ही बेहाल और लाचार दिख रहा था। आदित्य, क्यों आए? सफेद सूट वाले आदमी के बगल में खड़े व्यक्ति ने आखिरकार टोका। उसने हल्का सा माथा सिकोड़ा और आगे बढ़कर आदित्य की कलाई पकड़ ली। उसने झटके से आदित्य के हाथ से खाली गिलास ले लिया। उसने भी काले रंग का सूट पहना था, लेकिन वह कद में आदित्य से काफी लंबा था। अपनी धुंधली यादों के आधार पर आकाश को यकीन था कि यह वही वरुण हो लिन है जिसकी बात आदित्य कर रहा था। वरुण और आदित्य, ये दोनों नाम उसके लिए अनजान नहीं थे। उसे ये नाम तुरंत इसलिए याद आ गए क्योंकि ये उस उपन्यास के मुख्य पात्र थे जिसे वह सोने से पहले पढ़ रहा था। और यह वही दृश्य था जहां कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है, जब नायक आदित्य उस मामूली किरदार को सबक सिखाता है जो सगाई की पार्टी में मुसीबत खड़ी करने आया था।
हैरानी की बात तो यह थी कि उस उपन्यास के उस छोटे से किरदार का नाम भी बिल्कुल उसके जैसा ही था, आकाश। वाइन अब और भी ठंडी महसूस हो रही थी। वह कपड़ों से छनकर उसकी पीठ और छाती तक पहुंच गई थी और बर्फ की तरह त्वचा पर चिपक रही थी। अब आकाश के पास इस हकीकत को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह उस उपन्यास की दुनिया में पहुंच गया था और वही मामूली किरदार बन गया था जिसका नाम उसके जैसा था। असली कहानी में यह लड़का आर्ट कॉलेज का सेकंड ईयर का छात्र था, जिसका पूरी कहानी में बस कुछ ही बार जिक्र आता था। सगाई की महफिल, अपमान और हकीकत। सगाई की पार्टी में पहली बार आने के बाद, जहां मुख्य पात्र आदित्य ने उसे थप्पड़ मारा और अपमानित किया, कहानी के बाकी हिस्सों में आकाश एक्साए वैन बस वरुण हु लिन के पीछे पागलों की तरह भागता रहा। अंत में उसका यह पागलपन उसे पूरी तरह तबाह कर देता है, क्योंकि वह उस इंसान को कभी नहीं पा सका जिससे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया था। पूरे उपन्यास में असली आकाश का किरदार सिर्फ इसलिए था ताकि मुख्य पात्र आदित्य की चमक और बड़पन को दिखाया जा सके। उसका वजूद बस आदित्य की प्रेम कहानी को और बेहतर दिखाने के लिए एक जरिया मात्र था। आदित्य, तुम मेहरा परिवार के वारिस हो। यह लड़का कौन है? इसके लिए अपने हाथ गंदे करना भी बेकार है, वरुण ने शांत और दिलासा देने वाली आवाज में कहा। बोलते हुए वह चुपके से आदित्य और आकाश के बीच में आकर खड़ा हो गया। वरुण की नजर में उनके पुराने इतिहास को देखते हुए आकाश की मदद करने का यह सबसे अच्छा तरीका था। सच में, आदित्य धीरे से हंसा, उसकी आवाज में मजाक साफ झलक रहा था। उसने वाइन में भीगे हुए आकाश को एक नजर देखा और फिर वरुण की ओर मुड़कर बोला, जब यह इस हालत में है तब भी तुम इससे रिश्ता तोड़ रहे हो? क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि बाद में तुम्हें थोड़ा भी पछतावा नहीं होगा? वरुण के चेहरे के भाव नहीं बदले, मानो उसे यह सवाल मजाकिया लगा हो। उसने सीधे आदित्य की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें इतना गिरा हुआ लगता हूँ? उसने हल्के अंदाज में पूछा। थोड़ा रुककर उसने आगे कहा, हम इतने करीब नहीं थे। हम एक दूसरे को बस 1 महीने से जानते थे। हमारे बीच कभी कुछ गंभीर था ही नहीं। शायद वरुण की बातों ने आदित्य को खुश कर दिया, क्योंकि वह जोर से हंसने लगा और उसके दोस्तों ने भी तालियां बजाकर उसका साथ दिया। इस शोरशराबे के बीच आकाश ने धीरे से अपनी गीली पलकें उठाईं और चारों ओर देखा। उसके ठीक सामने दीवार पर एक बहुत बड़ी और पुरानी पेंटिंग टंगी थी। उसमें धुंधले पहाड़, बहती नदियां और ताजी टहनियां बनी हुई थी, जो एक बहुत ही शांत और सुंदर नजारा पेश कर रही थी। सब जानते थे कि यह पेंटिंग आदित्य की तरफ से वरुण के लिए सगाई का तोहफा थी। कहा जाता था कि यह इतनी कीमती है कि इसकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकता। यह एक ऐसा खजाना था जिसे पाने का सपना सिर्फ सबसे अमीर और ताकतवर लोग ही देख सकते थे। क्या तुम जानते हो मैंने ऐसा क्यों कहा कि तुम इसके लायक नहीं हो? आदित्य की आवाज चुभने वाली थी। जब उसने आकाश को पेंटिंग की ओर देखते हुए पाया, तो उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ गई और वह धीरे से आकाश के करीब पहुंचा। बड़े ही अहंकार के साथ उसने अपने सफेद सूट से धूल झाड़ने का नाटक किया, जैसे वह दिखाना चाहता हो कि सब कुछ उसके काबू में है। फिर वह आकाश की ओर मुड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए दीवार पर लगी बड़ी पेंटिंग की ओर इशारा किया। नफरत भरी नजरों से उसने आकाश को ऐसे देखा जैसे वह उसके पैरों की धूल हो। तुम अपनी पूरी जिंदगी लगा दोगे तो भी तुम इतनी कीमती चीज खरीदने की औकात नहीं रख पाओगे, उसने कहा। पूरा हॉल एक बार फिर चापलूसी भरी हंसी से गूंज उठा, खासकर आदित्य के दोस्त उसका साथ देने के लिए जोर जोर से हंसने लगे। सगाई की महफिल, असली चेहरा। इस बीच आकाश एक्साए बिल्कुल शांत रहा। गुस्सा दिखाने या शर्मिंदा होने के बजाय उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठीं, मानो उसे यह स्थिति अपमानजनक लगने के बजाय मजेदार लग रही हो। सच तो यह है कि वह इस पेंटिंग को बहुत अच्छे से पहचानता था। उसे पूरा यकीन था कि आदित्य क्यूआई के पास जो पेंटिंग है, वह असली कलाकृति की महज एक नकली कॉपी है। इस अजीब उपन्यास की दुनिया में आने से पहले आकाश की सेहत अक्सर खराब रहती थी, लेकिन जहां तक खानदान की बात थी, उसका परिवार यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति जितना ही ताकतवर और प्रभावशाली था। उसने जो चीजें देखी थी और जिस अमीरी में वह पला बढ़ा था,
वह इन तथाकथित रईसों की सोच से भी परे थी। जैसे जैसे उसे इस शरीर के असली मालिक की यादें वापस आ रही थी, यह साफ होता गया कि उसका आज रात यहाँ हंगामा करने का कोई इरादा नहीं था। सीधे शब्दों में कहें तो उसे फंसाया गया था, और फिर भी उसे ही सबके सामने अपमानित किया जा रहा था और उसे ऐसी शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही थी जिसका वह हकदार नहीं था। यह सोचते ही आकाश ने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसने ठान लिया कि वह इस शरीर के असली मालिक जैसी बुरी किस्मत नहीं झेलेगा। आज रात वह इस मामूली किरदार होने के अभिशाप को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। बैंक्वेट हॉल का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, इसलिए अंदर से मजाक उड़ाने वाली हंसी और आदित्य के दोस्तों के शोर की आवाजें बाहर गलियारे तक आ रही थी। अंदर क्या हो रहा है? काफी चहल पहल लग रही है, समीर शनयान ने दरवाजे के पास खड़े होकर वहां के वेटर से मुस्कुराते हुए पूछा। नमस्ते समीर सर, वेटर ने झुककर उनका अभिवादन किया। राजमहल होटल समीर के परिवार का ही था, और चूंकि समीर भविष्य में इसके मालिक बनने वाले थे, इसलिए वेटर ने उनसे बहुत तमीज से बात की। आज कपूर खानदान के छोटे साहब वरुण की सगाई की दावत थी। न जाने कैसे एक लड़का अंदर घुस आया और शायद वह अंदर हंगामा कर रहा है, वेटर ने बताया। कपूर खानदान का साहब, समीर ने एक व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ दोहराया। फिर उसने अपने बगल में खड़े आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम गलत हो। वह कोई साहब वाहब नहीं है। यह याद रखना, असली आर्यन कपूर हो वायु तो यह है। वेटर यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। वह पिछले 2 साल से राजमहल होटल में काम कर रहा था, और जहां तक उसे पता था, कपूर खानदान का इकलौता वारिस वही था जो अंदर हॉल में मौजूद था। असली वारिस की एंट्री। तो फिर यह दूसरे आर्यन कपूर हो वायु कहां से आ गए? उत्सुकता में वेटर ने चुपके से अपनी नजरें उठाईं, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आर्यन पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए दंग रह गया। ये आर्यन कपूर अविश्वसनीय रूप से हैंडसम थे। राजमहल होटल में काम करते हुए पिछले 2 सालों में वेटर ने हजारों चेहरे तो नहीं देखे थे, लेकिन काफी रईस और मशहूर लोग देखे थे। बड़े खानदानों के वारिसों से लेकर बड़े फिल्मी सितारों तक उसने हर तरह के आकर्षक चेहरे देखे थे। फिर भी उसके सामने खड़े आर्यन कपूर ने उसे हैरान कर दिया। वे लंबे और छरहरे थे, यहाँ तक कि समीर शनयान से भी लंबे, जिनका कद 186 सेंटीमीटर था। उन्होंने एक साधारण हल्के रंग का विंडब्रेकर पहना हुआ था। उनके चलने फिरने का अंदाज बहुत सहज था, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक अलग ही गंभीरता और दूरी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वे इस जगह का हिस्सा ही नहीं है, और आसपास की कोई भी चीज उनका ध्यान नहीं खींच पा रही थी। उनकी उस ठंडी और शांत छवि के बावजूद उनके तीखे नैनंक्ष और प्रभावशाली मौजूदगी ऐसी थी कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। और उनकी आंखें, उनकी एक झलक ही वेटर को अपनी नजरें झुकाने के लिए मजबूर करने के काफी थी। उसे एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। नमस्ते आर्यन सर, वेटर ने अनजाने में अपनी आवाज धीमी की और सम्मान से उनका अभिवादन किया। जब तक उसने दोबारा ऊपर देखने की हिम्मत की, तब तक वे समीर के साथ हॉल के अंदर जा चुके थे। इधर हॉल के अंदर जैसे ही आकाश एक्साए वैन ने अपनी ठंडी उंगलियों को रगड़कर थोड़ा गर्म किया, वहां का शोर धीरे धीरे कम होने लगा। आदित्य क्यों का चेहरा लाल हो चुका था और वह वरुण हो लिन की बाहों में ऐसे दुबक गया था जैसे कोई छोटा पंछी सहारा मांग रहा हो। वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब और प्यार में डूबे दिख रहे थे। उन्हें देखकर आकाश के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि दखल देने के लिए यह बिल्कुल सही मौका है। लेकिन जैसे ही वह कुछ बोलने वाला था, दरवाजे से अचानक एक भारी आवाज गूंजी। मैं अभी बाहर ही था और मैंने किसी बेशकीमती खजाने के बारे में सुना। हम किस कीमती चीज की बात कर रहे हैं? जरा मुझे भी तो देखने का मौका दीजिए। जैसे ही वह आवाज हॉल में गूंजी, पूरी भीड़ तुरंत खड़ी हो गई। सबकी आवाजें एक साथ सुनाई देने लगी, क्योंकि हर कोई आने वाले व्यक्ति का स्वागत करना चाहता था। नमस्ते समीर सर। समीर अंधेरे से निकलकर रोशनी में आए। उनके चलने का अंदाज बहुत ही शांत और बेफिक्र था, मानो उन्हें किसी बात की जल्दी न हो।
चलते हुए उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। महफिल में सन्नाटा और नई एंट्री। समीर शनयान एक पल के लिए रुका। उसने उस तथाकथित पेंटिंग की ओर सरसरी निगाह डाली और मुड़ गया। यह साफ था कि उसकी नजर में वह पेंटिंग किसी खास ध्यान के लायक नहीं थी। समीर की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें थोड़ी शरारत भी थी। उसने अपने पीछे खड़े व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, क्या तुम भी इसे देखना चाहते हो? हाँ, पीछे से एक शांत आवाज आई। वह आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन गहरी और साफ थी। उसमें एक अजीब सी ठंडी ताकत थी, जिसे सुनकर लोग अनजाने में ही गंभीर हो जाते थे। जैसे ही वह व्यक्ति रोशनी में आया, डांस फ्लोर की चमकती लाइटों ने उसके बेहद हैंडसम चेहरे को रोशन कर दिया। उसका चेहरा किसी बेदाग पेंटिंग जैसा लग रहा था, जिसका हर एक हिस्सा बिल्कुल सही जगह पर था। वह सिर्फ सुंदर नहीं था, बल्कि इतना प्रभावशाली था कि लगभग हकीकत से परे लग रहा था। उसकी सबसे खास बात उसकी गहरी और काली आंखें थीं। उसकी पलकें लंबी थी और उसकी पुतलियां इतनी काली थी कि जैसे कोई गहरा भंवर हो, जो एक बार देखने पर किसी को भी अपनी ओर खींच ले। उन आंखों ने आकाश एक्साए वैन को उन खूबसूरत तस्वीरों की याद दिला दी जो उसकी माँ बनाया करती थी, या शायद उस कीमती रत्न जैसी जो उसके दादाजी ने उसे 18वें जन्मदिन पर दी थी। कुछ ऐसा जो दुर्लभ और यादगार हो। जहां हॉल में मौजूद बाकी लोग हैरान थे, वहीं वरुण हो लिन का चेहरा हाँ शब्द सुनते ही थोड़ा काला पड़ गया। हालांकि उसने इसे जल्दी से छिपा लिया, लेकिन आकाश, जो बहुत गौर से देख रहा था, उसने वरुण की आंखों में उस नए व्यक्ति के लिए डर और नफरत साफ देख ली थी। तुम। पलक झपकते ही वरुण का चेहरा सामान्य हो गया। अब उसकी आंखों में ऐसी खुशी थी जैसे वह सच में उस व्यक्ति को देखकर खुश हो। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, उस गंभीर आवाज ने उसे बीच में ही टोक दिया। क्या यह सगाई की पार्टी नहीं है? आर्यन हो वायु ने मुड़कर आकाश की ओर देखा। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आकाश डांस फ्लोर के बिल्कुल करीब खड़ा था। रंगबदलती लाइटों की वजह से उसकी वाइन से भीगी हुई शर्ट और भी अजीब और भद्दी लग रही थी। उसके बाल अभी भी गीले थे और पलकों पर वाइन की बूंदें जमी थी। ठंड के कारण उसके होंठ हल्के नीले पड़ गए थे। वह वहां सबसे अलग और अकेला खड़ा था। एक पल के लिए जब आर्यन ने उस युवक को देखा, तो उसे अपना पुराना वक्त याद आ गया, जब वह खुद भी कभी ऐसी ही स्थिति में खड़ा हुआ करता था। महफिल का नया मोड़, एक अजनबी का सहारा। वरुण हो लिन ने आकाश एक्साए वैन को बहुत गौर से देखा। उसकी आवाज में तनाव साफ झलक रहा था। वह कड़क तो नहीं बोल रहा था, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सी घबराहट थी, मानो वह मामले को रफा-दफा करने की कोशिश कर रहा हो। यह बस कोई है जिससे मैं हाल ही में मिला था, वरुण ने शब्दों को तौलते हुए कहा। यह थोड़ा नासमझ है, बस हंगामा कर रहा है और कुछ नहीं। यह सुनकर समीर शनयान धीरे से हंसा। मानना पड़ेगा, तुम्हारा जलवा तो है। फिर वह आर्यन हो वायु की ओर मुड़ा और मजाक में बोला, तुम दोनों एक ही कपूर परिवार से हो। फिर ऐसा क्यों है कि यह इतना मिलनसार है और तुम अकेले इतने ठंडे और रूखे हो? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी नजरें उठाईं और उसे शांति से देखा। समीर तुरंत समझ गया। उसने हंसते हुए हार मानने के अंदाज में अपने हाथ ऊपर कर दिए। यह देखकर हॉल में मौजूद सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। उस हंसी मजाक के बीच आकाश को अचानक अपने कंधे पर गर्माहट महसूस हुई। किसी ने उसके ऊपर एक बड़ा सा कोट डाल दिया था। उस कपड़े से चंदन, वुड और गुलाब की हल्की खुशबू आ रही थी। वह खुशबू बहुत तेज नहीं थी, लेकिन इतनी सुकून देने वाली थी कि इंसान को शांति महसूस हो। आकाश ने चौंक कर अपने सामने खड़े व्यक्ति की ओर देखा, लेकिन इससे पहले कि वह उसके चेहरे को ठीक से देख पाता, वह आदमी खामोशी से पीछे हट गया। मैं यहाँ हंगामा करने नहीं आया हूँ, आकाश ने आखिरकार कहा, जिससे सबका ध्यान फिर से उसकी ओर खिंच गया। उसने अपने खड़े होने का अंदाज बदला और अपने गीले बालों को कान के पीछे किया, जिससे उसका मासूम चेहरा साफ दिखने लगा। साथ ही उसने उस दुख और बेचैनी को झटक दिया जो इस शरीर का पिछला मालिक महसूस कर रहा था। तेज लाइटों के नीचे उसकी साफ त्वचा चमक रही थी। उसकी बड़ी और साफ आंखें
अब शांत और स्थिर थीं। उसकी ठुड्डी पर एक छोटा सा गड्ढा, डिम्पल, उसे और भी मासूम बना रहा था। उसका यह चेहरा उस शोर शराबे वाली जगह से बिल्कुल अलग लग रहा था। आकाश, वरुण ने उसे बीच में ही डांटते हुए टोक दिया, ताकि वह आगे कुछ न बोल सके। वरुण आकाश को बहुत अच्छी तरह जानता था। वह जानता था कि भले ही आकाश का चेहरा बहुत सुंदर है, लेकिन वह अंदर से बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ और संकोच करने वाला लड़का है। आकाश हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता था और इस बात की चिंता करता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। आमतौर पर वरुण की ऐसी आवाज सुनकर ही आकाश अपना सिर झुका लेता था और पूरे दिन डरा समा रहता था। हमेशा से ऐसा ही होता आया था। महफिल में धमाका, आकाश का पलटवार। चाहे कितनी भी बार ऐसा हुआ हो, नतीजा हमेशा एक जैसा ही रहता था। हर बार बिना किसी अपवाद के। इसके अलावा वरुण हुलिन ने अभी अभी उसके बचाव में कुछ शब्द कहे थे। भले ही उसकी बातें आदित्य क्यूआई के पक्ष में थी, लेकिन आकाश एक्साइवैन जैसा लड़का तो उसके प्रति कृतज्ञता ही महसूस करता। वरुण ने आकाश की ओर देखा और लगभग आदेश देते हुए कहा, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। वापस चला जाओ। उम्मीद के उलट आकाश ने सिर उठाया और वरुण को देखकर एक छोटी सी मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जो मजाक और तंज से भरी थी। उस एक छोटी सी हरकत ने जैसे एक बेजान कठपुतली में जान फूंक दी हो। वह युवक जो अब तक खामोश खड़ा सारा अपमान सह रहा था, अचानक आत्मविश्वास से भर उठा और सबके सामने चमकने लगा। यहाँ तक कि वह दूध जैसी सफेद शर्ट, जो अब वाइन से भीगकर गंदी हो चुकी थी, उसे अब बेचारा या बदहाल नहीं दिखा रही थी। इसके बजाय वह अब और भी स्वाभिमानी और गरिमापूर्ण लग रहा था। वह वहां बिल्कुल शांत और स्थिर खड़ा था। आकाश में आए इस अचानक बदलाव ने वरुण को हैरान कर दिया और वह भूल गया कि उसे आगे क्या कहना था। तुमने ही तो मुझे यहाँ बुलाया था, है ना? तो अब सीधे सीधे बात क्यों नहीं करते? आकाश बेरुखी से खड़ा रहा। उसने तंज कसते हुए आगे पूछा, क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं कहनी चाहिए? मैंने नहीं बुलाया। वरुण ने तुरंत सफाई देने की कोशिश की। यह सच था। उसने आकाश को यहाँ नहीं बुलाया था। हकीकत तो यह थी कि उसने इस सगाई को उससे छिपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। वह चाहकर भी आकाश को न्योता नहीं देता। यह मुमकिन ही नहीं था। आकाश की आवाज ठंडी और बेरुखी भरी रही। उसने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धोखा तुमने पहले दिया। तुम्हारी मंगेतर, ओह, और तुम्हारे उस दूसरे पार्टनर ने बाद में मुझे यहाँ बुलाया। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, दो कुत्तों की जोड़ी को हमेशा के लिए साथ देखने के लिए भला कौन नहीं आएगा। बेशक, मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देकर बहुत खुश हूँ। यह सुनते ही भीड़ में से किसी की दबी हुई हंसी फूट पड़ी, जिससे आदित्य का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह तुरंत खड़ा हुआ और गुस्से से कांपती आवाज में चिल्लाया, तुमने अभी क्या कहा? बेशक, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। बोलते बोलते वह धीरे से उस व्यक्ति की ओर खिसक गया जिसने उसे अपना कोट दिया था। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि तुमने ऐसे कचरे, वरुण, को रिसाइकल किया और दुनिया की भलाई के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। सच में, यह काबिले तारीफ है। भीड़ में से फिर किसी के हंसने की आवाज आई। यहाँ तक कि आर्यन हो वायु भी खुद को नहीं रोक पाया और उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। लगभग उसी पल आर्यन को अपने कोट की धातु वाली पट्टी, स्ट्रैप, का ठंडा एहसास अपने शरीर पर महसूस हुआ। फिर बहुत धीमी और दबी हुई आवाज में आकाश ने फुसफुसाते हुए कहा, प्लीज मेरा साथ दीजिए और मुझे गले लगा लीजिए। आर्यन एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी तेज नजरें आकाश के चेहरे पर टिक गईं। उसके चेहरे की हमेशा रहने वाली कड़वाहट थोड़ी कम हुई और उसकी जगह एक हल्की सी दिलचस्पी ने ले ली, जैसे वह अब इस युवक को एक अलग नजरिए से देख रहा हो। क्या तुम उसी हाथ को काट रहे हो जिसने तुम्हें सहारा दिया? आर्यन ने उतनी ही धीमी आवाज में जवाब दिया। मुझे बस थोड़ी और मदद चाहिए। आकाश की आवाज में थोड़ी घबराहट थी। मैं भविष्य में आपका यह एहसान चुका दूंगा। महफिल में तहलका, एक नया खुलासा। आर्यन हो वायु एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ फुसफुसाया, एहसान कैसे चुकाओगे? मुझे वापस गले लगाकर?
हालांकि आकाश XIA-1 बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट की एक हल्की लकीर दौड़ गई। उसने अपने होंठ भींच लिए और उसे हर बीतता सेकंड सदियों जैसा लगने लगा। जब उसे लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, तभी अचानक दो गर्म और मजबूत हाथों ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। वह पकड़ बहुत मजबूत थी। एक पल के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि वह अहंकारी आदित्य QQI भी दंग रह गया और उसे समझ नहीं आया कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। यह मेरा बॉयफ्रेंड है और यह तुम्हारे इस तथाकथित मंगेतर से हजारों गुना बेहतर है, आकाश ने उस आदमी की बाहों से अपना सिर उठाते हुए कहा। उसकी आवाज तिरस्कार से भरी थी। तुमने मुझे यहाँ बुलाया, पर किस लिए? दिखावा करने के लिए? यह सब बेकार है। आखिरकार मैं अंधा नहीं हूँ। उसने देखा कि वरुण हो लिन का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ रहा था। खुद को रोक न पाने के कारण आकाश ने उसके घावों पर थोड़ा और नमक छिड़का। बस एक दोस्ताना सलाह, वह बेशकीमती पेंटिंग जो तुम लाए हो वह नकली है। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, सगाई के लिए नकली चीज का इस्तेमाल करना वाकई बेमिसाल है। तुम दोनों को साथ देखकर मेरी आंखें खुल गई हैं। आकाश, वरुण ने गुस्से से दबी आवाज में पुकारा। उसका चेहरा भावनाओं के ऐसे मिश्रण से बिगड़ा हुआ था, मानो किसी ने कैनवास पर हर तरह के रंग बिखेर दिए हों। वरुण की उस उदास पुकार को अनसुना करते हुए आकाश मुड़ा। उसने पास में रखा वाइन का एक गिलास उठाया और झटके से वरुण के चेहरे पर फेंक दिया। बगल में खड़े आदित्य ने हैरानी में चीख मारी और वरुण का चेहरा पोंछने के लिए टिश्यू उठाया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसे अचानक अपने सिर पर ठंडे तरल का एहसास हुआ। चमकती हुई लाल वाइन आदित्य के बालों से टपकती हुई उसके कॉलर में जा रही थी, जिससे उसके महंगे सफेद सूट पर गहरे लाल निशान पड़ गए थे। आकाश, वरुण ने उसे धमकी भरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम अब अपनी हद पार कर रहे हो। आकाश को यह बात मजाकिया लगी। वरुण के लिए इस शरीर के असली मालिक को अपमानित करना ठीक था, लेकिन जब उसने पलटवार किया तो यह हद पार करना हो गया। यह आदमी वाकई बेशर्म था। जैसे ही आकाश कुछ और कड़ा कदम उठाने वाला था, वरुण की नजर उसे गले लगाने वाले व्यक्ति पर पड़ी। उसकी बनावटी दया अब खत्म हो रही थी और उसकी आवाज में एक हल्की धमकी थी। भाई, क्या पिताजी को पता है कि आप वापस आ गए हैं? भाई? आकाश एक पल के लिए ठिठक गया। इन शब्दों को सुनकर उसका शरीर सुन्न पड़ गया। अगर उसने सही सुना था, तो वरुण ने अभी अभी उसे गले लगाने वाले आदमी को भाई कहकर पुकारा था। असली कहानी में वरुण का एक भाई था जिसका नाम आर्यन हो वायु था, जो वरुण के चाचा का बेटा था। एक बड़ा झटका। आकाश XIA-1 को इतना बड़ा झटका लगा कि उसके हाथ से वाइन का खाली गिलास लगभग गिरने ही वाला था। उसे अपनी फूटी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। कोई इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है? पहले तो वह इस उलझी हुई कहानी वाली किताब की दुनिया में फंस गया, और अब उसे पता चला कि जिस इंसान को वह अपना रक्षक, सेवियर समझ रहा था, वह तो इस कहानी का सबसे बड़ा विलेन है। आकाश के मन में बस एक ही ख्याल आया, क्या अब यहाँ से भागने के लिए बहुत देर हो चुकी है? भाई भाई की जंग और एक नया धमाका। आकाश XIA-1 की बेचैनी को भांपते हुए आर्यन हो वायु ने अपनी नजरें थोड़ी नीचे की और उसकी ओर अर्थपूर्ण तरीके से देखा। फिर वह बड़े ही ठंडे अंदाज में वरुण हो लिन की ओर मुड़ा। तुम्हारी सगाई हो रही है, तो मेरा वापस आना तो लाजमी था, उसने वरुण की दबी हुई धमकियों को नजरअंदाज करते हुए हल्के अंदाज में कहा। रही बात चाचा जी की, तो एक बार यहाँ सेट हो जाओ, फिर उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। वरुण ने खामोशी से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें बार बार आर्यन और आकाश के बीच घूम रही थी। सच तो यह था कि वरुण आर्यन और आकाश के रिश्ते को लेकर अंदर से बहुत परेशान था। वह बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में ख्यालों का तूफान चल रहा था। वह जितना सोचता उतना ही उलझता जा रहा था। आर्यन इतने सालों से विदेश में रह रहा था, तो आकाश उसे कैसे जान सकता था? वरुण जहां तक जानता था, आकाश कभी विदेश पढ़ने या काम करने नहीं गया था। तो फिर वे मिले कैसे? इतनी जल्दी उनकी जान पहचान कैसे हो गई?
सबसे बड़ी बात यह थी कि आर्यन ने अभी अभी आकाश को कितने स्वाभाविक तरीके से और कसकर गले लगाया था। और वरुण को जो बात सबसे ज्यादा खटक रही थी वह यह कि आकाश ने उसे पीछे नहीं धकेला और न ही वह असहज दिखा, बल्कि आकाश तो ऐसे खड़ा था जैसे उसे इसकी आदत हो। तो फिर वे एक दूसरे को कब से जानते हैं? वरुण के दिमाग में एक के बाद एक सवाल बुलबुलों की तरह उठ रहे थे और हर सवाल के साथ उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, धोखा मिलने का गुस्सा। जब आकाश वरुण के साथ होता था तो वह उसका हाथ पकड़ने में भी शर्माता था, तो फिर वह आर्यन के साथ इतना सहज कैसे हो सकता था? वरुण ने एक ठंडी हंसी हंसी, लेकिन एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वह अपना सारा गुस्सा कहाँ निकाले। आकाश को कुछ देर तक ठंडी नजरों से घूरने के बाद वरुण ने आखिरकार आर्यन की ओर देखा और कहा, पापा को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि तुम वापस आ गए हो। आखिर वे तुम्हें ही सबसे ज्यादा मानते हैं। आर्यन पर वरुण के इस ताने का कोई असर नहीं हुआ। वह बस ऐसे मुस्कुराया जैसे कोई बड़ी बात न हो, और यहाँ तक कि वह थोड़ा हंसा भी। फिर उसने बड़े ही बेफिक्र अंदाज में कहा, इसीलिए तो मुझे उन बुजुर्ग का एहसान अच्छी तरह चुकाना चाहिए। उसके लहजे से यह समझ पाना मुश्किल था कि वह सच बोल रहा है या मजाक उड़ा रहा है। वाह, ये दोनों तो बातों ही बातों में एक दूसरे पर छुरियां चला रहे हैं। बेहतरीन। ठीक है, तुम दोनों भाई आपस में लड़ो, मैं तो यहाँ से निकला। जैसे ही आकाश ने चुपके से एक कदम पीछे हटाया, यह सोचकर कि वह बिना किसी की नजर में आए खिसक जाएगा, तभी अचानक एक हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। वह पकड़ मजबूत और अटल थी, जो कोट की लंबी आस्तीन के नीचे छिपी हुई थी। आकाश ने अनजाने में खुद को छुड़ाने की कोशिश की, एक बार, दो बार, यहाँ तक कि तीसरी बार भी, लेकिन सामने वाले का हाथ टस से मस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कलाई किसी लोहे के जाल में फंस गई हो। वैसे आर्यन ने बड़े स्वाभाविक अंदाज में आकाश का हाथ हवा में ऊपर उठाते हुए कहा। फिर वरुण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए उसने आगे जोड़ा, चलो मैं तुम्हारा परिचय दोबारा करा दूं। यह तुम्हारी भाभी है, आकाश। हाँ? महफिल का सबसे बड़ा ड्रामा। आकाश, एक साई वैन की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका दिमाग कुछ पल के लिए सुन्न पड़ गया। भाभी? कब से? अभी कुछ पल पहले वे दोनों एक दूसरे पर शब्दों के वार कर रहे थे और अब अचानक यह मुसीबत उसके सिर पर डाल दी गई थी। बदला लेने का यह अंदाज, आर्यन हुओ वायु वाकई अपने विलेन होने के नाम पर खरा उतर रहा था। फिर भी आकाश ने अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाई और धीरे से आर्यन की तरफ इशारा करते हुए बुदबुदाया, बहुत बहुत शुक्रिया, तंज में। हॉल में अचानक ऐसी खामोशी छा गई कि अगर एक सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई दे जाती। जो एक साधारण सगाई की पार्टी होनी चाहिए थी, वह अब एक असली पारिवारिक ड्रामे में बदल चुकी थी। मेहमानों की आंखें उत्साह से चमक रही थी। वे किसी भूखे भेड़िए की तरह लग रहे थे जिसे ताजा शिकार मिल गया हो। यह टीवी पर आने वाले किसी भी शो से कहीं ज्यादा रोमांचक था। चाहे लोग मजाक उड़ा रहे हों या सिर्फ मनोरंजन के लिए देख रहे हों, उनकी नजरों ने वरुण हुओ लिन के खून में उबाल ला दिया। जलन और गुस्सा, जिसे वह अब तक दबाए बैठा था, फटने के लिए तैयार था। भला यह कौन बर्दाश्त कर सकता था कि जो खूबसूरत लड़का अभी कुछ देर पहले तक उसके लिए पागल था, वह अचानक उसकी भाभी बन जाए। ऊपर से वरुण को तो अभी तक इस खूबसूरती को करीब से जानने का मौका भी नहीं मिला था। सच तो यह था कि आकाश की हर बात वरुण को पसंद थी। उसने तो एक बार यह भी सोचा था कि काश वह आदित्य क्यों आए की जगह आकाश को अपनी जिंदगी में ला पाता, भले ही वह जानता था कि यह नामुमकिन है। आकाश चाहे कितना भी सीधा और डरपोक हो, जब तक उसके पास वह चेहरा था, वरुण उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता था। इसीलिए कपूर और मेहरा परिवार का रिश्ता व्यापार के लिए जरूरी होने के बावजूद वरुण ने अपनी सगाई की बात आकाश से छिपाई थी। उसका इरादा था कि वह आकाश को अपनी जिंदगी में एक सीक्रेट की तरह बनाए रखेगा। लेकिन अब पलक झपकते ही आकाश उसकी भाभी बन गया और उल्टा उस पर, वरुण पर, धोखा देने का इल्जाम लगा दिया। अब अगर हिसाब लगाया जाए तो वरुण को समझ नहीं आ रहा था कि किसने किसको धोखा दिया है। आकाश को शायद फर्क न पड़े,
लेकिन वरुण तो अपने पूरे खानदान और दोस्तों के बीच एक मजाक बनकर रह जाएगा। वरुण जितना इस बारे में सोचता, उसका सिर उतना ही फटने लगता। उसका दम घुटने लगा और सीने में भारीपन महसूस होने लगा। खासकर जब उसने देखा कि आकाश और आर्यन एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर सबके सामने बेझिझक नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आकाश, वह जोर से चिल्लाया, उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। उसके माथे की नसें तन गई थी, जो उसके भयंकर गुस्से को साफ दिखा रही थी। आकाश ने अपना सिर घुमाया और वरुण को एक ठंडी, नापसंद भरी नजर से देखा। फिर एक डरे हुए हिरण की तरह वह वापस आर्यन की बाहों में दुबक गया, मानो वही उसका सहारा हो। महफिल का बदलता रंग। भाभी जी का स्वागत। भले ही कुछ पल पहले आकाश एक्साइवन काफी आक्रामक था, उसकी आंखें तेज थी और लहजा चुभने वाला, जैसे कोई बिल्ली अपने पंजे निकाल कर लड़ने को तैयार हो। लेकिन जैसे ही वरुण होलिन ने आवाज ऊंची की, वह एक डरे हुए हिरण की तरह पीछे हट गया। वह हल्का सा कांपने लगा, मानो उसे बहुत बुरी तरह डराया गया हो। यह साफ था कि वह नाटक कर रहा था। उसकी एक्टिंग इतनी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर की गई थी कि कोई भी आसानी से समझ जाए। हालांकि आर्यन हो वायु को पता था कि आकाश जरूरत से ज्यादा नाटक कर रहा है, फिर भी उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने आकाश को खुद से दूर नहीं धकेला, बल्कि उसने बिना सोचे समझे उसे अपनी बाहों में खींच लिया और प्यार से आकाश के बालों में उंगलियां फेरने लगा, मानो वह सच में अपने किसी बहुत करीबी को दिलासा दे रहा हो। फिर आर्यन ने वरुण की ओर देखा। उसकी आंखों से अब सारी नरमी गायब हो चुकी थी। इन्हें भाभी कहो, आर्यन ने बहुत ही शांत लेकिन भारी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक ऐसा दबाव था जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। तुम्हारी सगाई हो चुकी है, अब भी तुम बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? और सुनो, आर्यन थोड़ा रुका और फिर बोला, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम्हें और आदित्य क्यों को अपनी भाभी से माफी मांगनी चाहिए। उसके इन शब्दों ने पहले से तनावपूर्ण माहौल में हथौड़े जैसा काम किया। आदित्य की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसने गुस्से में अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। माफी शब्द उसके स्वाभिमान के लिए बहुत बड़ी बात थी। रही बात वरुण की, तो उसका शरीर पत्थर जैसा सख्त हो गया। वह गुस्से और अपमान के कड़वे घूंट पी रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह गुस्से के मारे वहीं खून की उल्टी कर देगा, लेकिन किसी तरह उसने खुद पर काबू पा लिया। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन पास खड़े समीर, शन्यान, जो चुपचाप इस ड्रामे का मजा ले रहे थे, अचानक हंस पड़े। बकवास। कैसी भाभी? सच तो यह था कि आकाश पिछले महीने से ही वरुण के साथ पार्टियों में दिख रहा था। उस वक्त सबको लगा था कि वह वरुण की पसंद का कोई नया लड़का है। अपनी खूबसूरती की वजह से ही महज कुछ हफ्तों में वरुण उसे कई बड़ी दावतों में ले जा चुका था। समीर खुद आकाश को कम से कम 2 बार देख चुका था, जहां वह हमेशा सिर झुकाए वरुण के पीछे खड़ा रहता था। इसके अलावा एयरपोर्ट से लौटते वक्त आर्यन ने इस भाभी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था। समीर को समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन जैसा गंभीर और रिजर्व रहने वाला इंसान ऐसी टेढ़ी चाल कैसे चल सकता है। लेकिन मानना पड़ेगा, यह वरुण के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा था। और एक पक्का दोस्त होने के नाते समीर भला आग में घी डालने का मौका कैसे छोड़ता। नमस्ते भाभी जी। समीर ने सबका ध्यान खींचने के लिए जानबूझकर खांसा और एक शरारती मुस्कान के साथ आकाश की ओर बढ़ा। उसका लहजा जरूरत से ज्यादा सम्मानजनक था। आज कपूर खानदान के लिए बहुत बड़ा दिन है। एक साथ 2 बहुएं परिवार में आ रही हैं। चाचा जी, मिस्टर कपूर को जब यह पता चलेगा, तो वे तो खुशी से झूम उठेंगे। जैसे ही समीर ने उसे भाभी पुकारा, बाकी मेहमानों में भी जैसे होड़ मच गई। एक एक करके सब आकाश को मुस्कुराकर नमस्ते करने लगे, मानो ये वही लोग न हो जो अभी थोड़ी देर पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे। महफिल से विदाई, एक नई शुरुआत। देखते ही देखते पूरा हॉल भाभी जी के शोर से गूंज उठा। शोर इतना ज्यादा था कि आकाश एक्साइवन का सिर दर्द से फटने लगा। वसंत की शुरुआत थी, इसलिए हवा में काफी ठंडक थी। हॉल के अंदर एसी चल रहा था,
जिसकी वजह से अपनी गीली शर्ट में आकाश बुरी तरह कांप रहा था। आर्यन, हो वायु, ने धीरे से आकाश की ठंडी कलाई पकड़ी। उसकी नजर आकाश के शरीर से चिपके हुए उन गीले कपड़ों पर गई और उसने हल्का सा माथा सिकोड़ते हुए कहा, क्या हमें एक कमरा ले लेना चाहिए ताकि तुम सूखे कपड़े बदल सको? आसपास गूंजते भाभी जी के शोर के बीच आकाश को बस एक ही बात साफ सुनाई दी, कमरा ले लेना चाहिए। माफ कीजिएगा, क्या कहा? यह आदमी विलेन है। भले ही इस दुनिया में आने से पहले आकाश ने हमेशा एक स्वस्थ शरीर और सामान्य जिंदगी का सपना देखा था, लेकिन वह इतना भी बेताब नहीं था कि ऐसी धुंधली परिस्थितियों में किसी विलेन के साथ कमरे में जाए। आकाश ने सावधानी से अपनी आंखें उठाईं। उसकी गीली पलकें झुक गईं और उसकी आंखों में अब वह तेजी नहीं थी जो वरुण के सामने थी। इसके बजाय उसकी आंखों में झिझक और उलझन थी, एक डरे हुए हिरण की तरह, मासूम और नाजुक, जिसे देखकर किसी का भी उसे बचाने का मन करे। मुझे घर जाना है, उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। अब उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वरुण, हो लिन और आदित्य क्यों आए, माफी मांगते हैं या नहीं। उनके मुंह पर वाइन फेंकना और सबको तमाशा दिखाना ही काफी था। आर्यन की अचानक एंट्री ने उनकी आलीशान सगाई की पार्टी को पहले ही एक मजाक बना दिया था। भला इससे बेहतर बदला और क्या हो सकता था? आकाश के लिए इस वक्त और भी जरूरी काम थे, जैसे कि इन बेकार लोगों से दूर जाना, घर जाकर गर्म पानी से नहाना और साफ कपड़े पहनना। आकाश को अभी यह तो नहीं पता था कि किसी किताब की दुनिया में आ जाना उसके लिए अच्छी खबर है या बुरी, लेकिन एक बात तय थी, उसके पास आखिरकार वह स्वस्थ शरीर था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। पुरानी जिंदगी में उसने अपना ज्यादातर समय अस्पतालों में बिताया था। वह दवाइयां खाते खाते और बिस्तर पर पड़े पड़े थक चुका था। उसे अपने रिश्तेदारों की वह डरी हुई नजरें और अपनी कमजोरी पसंद नहीं थी। इसलिए इस बार वह बस एक सामान्य जिंदगी जीना चाहता था। वह धूप का आनंद लेना चाहता था, अच्छा खाना खाना चाहता था और बिना बीमार पड़े हर रोज के काम करना चाहता था। बस सेहत, शांति और खुशी। और सबसे जरूरी बात यह थी कि उसे अपने दिमाग में चल रही धुंधली यादों को जल्द से जल्द सुलझाना था। ठीक है, आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर आकाश को अपनी बाहों में लिया और वरुण की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम्हारी भाभी को घर ले जा रहा हूँ ताकि वह पहले कपड़े बदल सके। आर्यन कद में आकाश से काफी लंबा था और दोनों ही बहुत सुंदर थे। जब वे साथ खड़े थे तो एक बेहतरीन जोड़ी की तरह लग रहे थे। लेकिन यही नजारा वरुण को और भी ज्यादा चिढ़ा रहा था, खासकर वे शब्द, कपड़े बदलना। इन शब्दों ने वरुण के दिमाग में कई तरह के कड़वे ख्याल पैदा कर दिए। महफिल से रवानगी और कड़वा सच। वरुण, हो लिन के होंठ गुस्से में फड़क रहे थे और वह बड़ी मुश्किल से अपनी भावनाओं पर काबू पा रहा था। उसकी आंखें आकाश एक्साई वैन पर किसी तलवार की तरह टिकी थीं, ठंडी और तेज। ऐसा लग रहा था कि अगर आकाश ने आर्यन, हो वायु, के साथ जाने की हिम्मत की तो वरुण उसे वहीं दबोच लेगा और टुकड़े टुकड़े कर देगा। इस तरह की धमकी शायद पुराने आकाश पर काम कर जाती, जिसका कोई अपना सहारा नहीं था। लेकिन अब आकाश ने मजाक उड़ाते हुए एक ठंडी मुस्कान दी। बिना एक शब्द कहे वह आर्यन की बाहों में थोड़ा और सिमट गया और दरवाजे की ओर चल दिया। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि पीछे लोग उसे कैसे देख रहे हैं। एक तरफ उसकी पीठ पर वरुण की जलती हुई नफरत भरी नजरें थीं, तो दूसरी तरफ बगल में खड़े आर्यन की गर्माहट और चंदन की वह हल्की खुशबू। आकाश अनजाने में ही आर्यन के और करीब हो गया। वैसे भी उसने वरुण और आदित्य को पहले ही नाराज कर दिया था, तो एक बार और सही उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी आकाश को अपने सिर के ऊपर से एक हल्की हंसी सुनाई दी और उसके कंधे पर आर्यन की पकड़ थोड़ी और मजबूत हो गई। आर्यन चुपचाप उसका साथ दे रहा था। आर्यन ने नीचे देखते हुए थोड़ा मुस्कुराया। उसकी नजर आकाश के उन गीले बालों पर पड़ी जो उसके साफ माथे से चिपके हुए थे। देखने में तो यह लड़का बहुत सीधा और मासूम लग रहा था, लेकिन लोगों को गुस्सा दिलाने का इसमें गजब का हुनर था। अभी उन्होंने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि पीछे से वरुण की भारी और उदास आवाज आई, भाई। आर्यन के चेहरे पर एक मुस्कान आई और वह थोड़ा मुड़ा, जबकि आकाश बड़े ही आलसी अंदाज में उसकी बाहों में टिका रहा।
उसने वरुण की तरफ देखने के लिए अपनी आंखें तक नहीं उठाईं। किताब में वरुण और आदित्य QQI मुख्य पात्र थे, इसलिए पूरी कहानी उन्हीं के नजरिए से लिखी गई थी। लेखक ने इस छोटे से किरदार आकाश के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया था, न ही वरुण के साथ उसके रिश्ते के बारे में, और न ही यह कि वह सगाई की पार्टी में क्यों आया था। पाठकों की नजर में वह बस एक तमाशा खड़ा करने वाला लड़का था, जिसका काम मुख्य जोड़ी के प्यार को और बेहतर दिखाना था। लेकिन अब इस शरीर में आने के बाद आकाश को धुंधली यादों के जरिए पता चला कि वरुण प्यार के बहाने उसे धोखा दे रहा था। असली आकाश के लिए वरुण उसका प्यारा प्रेमी था। अगर आदित्य का फोन नहीं आता तो उसे शायद कभी पता ही नहीं चलता कि उसका प्रिय किसी और से सगाई कर रहा है। उस वक्त आकाश के पास कुछ सोचने का समय नहीं था। उसने कोट तक नहीं उठाया और बस सच जानने के लिए भागता हुआ यहाँ आ गया। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यहाँ पहुंचते ही आदित्य और उसके दोस्त उसका इतना बुरा अपमान करेंगे। और वरुण, उसका तथाकथित प्रेमी, बस चुपचाप खड़ा तमाशा देखता रहा। यह सब बेहद घिनौना था। भाई, वरुण की आवाज धीमी और तनावपूर्ण थी। आपको आकाश से रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। कपूर खानदान की परंपरा। आर्यन, हु वाट यू, ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और वरुण, हु लिन, की ओर देखा। उसकी नजरें ठंडी और रहस्यमयी थी। उसने बड़े ही शांत और बेरुखे लहजे में पूछा, क्यों? उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, न हैरानी, न गुस्सा, बस एक ऐसी शांति थी जिससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि वरुण ने शुरू किया, लेकिन फिर हिचकिचाते हुए रुक गया। आज रात जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद वरुण के मुंह से कहे बिना भी हॉल में मौजूद हर कोई यह सच जान चुका था कि उसका आकाश एक्साए वैन के साथ रिश्ता था। वरुण ने अपने दांत पीसते हुए अपनी बात पूरी की, क्योंकि वह पहले मेरे साथ था। वरुण को लगा था कि ये शब्द सुनकर आर्यन भड़क जाएगा, लेकिन आर्यन अब भी उसे उसी बेरुखी से देख रहा था। लेकिन तुम्हारी सगाई तो अब किसी और से हो चुकी है। आर्यन की बात का मतलब बिल्कुल साफ था। चूंकि वरुण की सगाई हो चुकी है, इसलिए अब आकाश से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब वरुण के पास आकाश की जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं बचा। आकाश किसके साथ रहना चाहता है या किसके साथ वक्त बिताना चाहता है, इससे वरुण का कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। वरुण एक पल के लिए निशब्द रह गया, लेकिन जल्द ही उसकी हताशा उस पर हावी हो गई। उसकी आवाज तेज हो गई और वह चिल्लाया, सिर्फ इसके जैसे इंसान के लिए, जिसका न कोई चरित्र है, न कोई खानदान, न अपनी कोई पहचान। क्या तुम्हें जरा भी चिंता नहीं कि लोग क्या कहेंगे? क्या तुम सच में चाहते हो कि बाहर वाले यह सोचें कि कपूर खानदान के दो भाई एक मामूली लड़के के लिए आपस में लड़ रहे हैं? क्या तुम कपूर परिवार को सबका मजाक बनाना चाहते हो? आर्यन एक पल के लिए रुका और फिर वह धीरे से हंसा। भाइयों की लड़ाई, उसने दोहराया, उसकी आवाज में व्यंग्य था। क्या यह कपूर खानदान की पुरानी परंपरा नहीं है? यह सुनते ही वरुण का चेहरा काला पड़ गया। आर्यन ने और कुछ कहना जरूरी नहीं समझा। उसने आकाश को अपनी बाहों में लिया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। समीर, शन्यान, उनके पीछे पीछे चलते हुए भीड़ से मुस्कुराकर बोला, आर्यन सीधे एयरपोर्ट से आ रहा है, मैं उन्हें बाहर तक छोड़ आता हूँ। जैसे ही समीर ने ये शब्द कहे, हॉल में कुछ लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी मुस्कान गहरी हो गई और वे दबी जुबान में बातें करने लगे। यह गपशप पहले से ही उड़ रही अफवाहों में आग में घी डालने के लिए काफी थी। डांस फ्लोर के मुकाबले दरवाजे के पास रोशनी काफी कम थी। जैसे ही वे गेट की ओर मुड़े, आकाश ने देखा कि दरवाजे के पास एक लंबा और दुबला-पतला आदमी खड़ा था, मानो वह अंदर आने में हिचकिचा रहा हो। गलियारा हॉल के मुकाबले बहुत ज्यादा रोशन था। दरवाजे पर खड़े व्यक्ति के पीछे से तेज रोशनी आ रही थी, इसलिए आकाश उसका चेहरा साफ नहीं देख पाया। उसे बस एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। लेकिन समीर ने उसे तुरंत पहचान लिया। अरे वाह, बड़े स्टार सूरज, सन, तुम यहाँ कैसे? पास में ही एक इवेंट था, उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा। मैंने ग्रुप चैट में लोगों को इस बारे में बात करते देखा, तो सोचा जरा यहाँ का नजारा भी देख लूं। पुरानी यादें और विलेन का अंदाज। बोलते हुए
उस व्यक्ति ने आकाश XI1 की ओर देखा। उसकी नजरों में थोड़ी जिज्ञासा थी, मानो वह उसे परख रहा हो, लेकिन उसका लहजा बहुत ही शांत और सभ्य था। आकाश, है ना? नमस्ते। आकाश को याद नहीं था कि वह इस आदमी से पहले कभी मिला है या नहीं, इसलिए उसने बस शालीनता से सिर हिलाया और कहा, नमस्ते। तभी उस आदमी ने पूछा, क्या मैं आर्यन हूँ वायु से एक पल अकेले में बात कर सकता हूँ? आकाश सन्न रह गया। आर्यन ठीक वहीं सबके सामने खड़ा था। अगर उसे बात करनी थी तो सीधे आर्यन से क्यों नहीं पूछा? वह ऐसे क्यों व्यवहार कर रहा था जैसे आकाश आर्यन का चौकीदार हो? वह आर्यन का सेक्रेटरी नहीं था और न ही उसके बदले फैसला लेने की हिम्मत रखता था। अभी आकाश सोच ही रहा था कि उसने अनजाने में आर्यन की ओर देखा और ठीक उसी वक्त उसे आर्यन के चेहरे पर जमी बर्फीली खामोशी दिख गई। जरूरत नहीं है, आर्यन ने सपाट आवाज में कहा। उसके गहरे स्वर में इतनी कड़वाहट थी कि गलियारा और भी ठंडा महसूस होने लगा। इन शब्दों को सुनते ही उस व्यक्ति का आत्मविश्वास जैसे टूट गया और उसके कंधे झुक गए। यहाँ तक कि अंधेरे में भी उसकी हताशा और उदासी साफ झलक रही थी। जैसा सोचा था, बिल्कुल वैसा ही विलेन वाला बर्ताव। आकाश ने मन ही मन एक ठंडी आह भरी। वह सच में अपनी बेरहम और पत्थर दिल छवि के लायक था। विलेन के साथ रहने के मामले में आकाश को अपनी सीमाओं का अच्छे से पता था। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, वह आर्यन की बाहों से कसमसाकर बाहर निकल गया। रात पानी की तरह ठंडी थी और गहरे नीले आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। आकाश ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में तारों की चमक उतर आई। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। इस दुनिया में आने से पहले उसने बहुत लंबे समय से तारों भरा आसमान नहीं देखा था। इसलिए भले ही हवा ठंडी थी, उसे यह रात बहुत कीमती लग रही थी। इसी बीच पीछे से धीमी आवाज में बातचीत सुनाई दी। समीर, शनयान ने कहा, सूरज, सुन बैजियांग का हाल पिछले कुछ सालों से कुछ ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? क्या तुम्हें यकीन है? आर्यन ने बेरुखी से जवाब दिया। सूरज का पारिवारिक बिजनेस फल फूल रहा है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छी शक्ल और बेहतरीन एक्टिंग की बदौलत उसने बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीत लिया। भला यह सब ठीक नहीं है तो क्या है? क्या तुम नहीं जानते कि उसने अपने पारिवारिक बिजनेस के बजाय एक्टिंग को क्यों चुना? समीर ने एक गहरे मतलब के साथ कहा। बाहर से चीजें कितनी भी परफेक्ट क्यों न दिखें, अगर इंसान अंदर से खुश न हो तो क्या फायदा? और क्या इसके लिए मुझे जिम्मेदार होना चाहिए? आर्यन अपनी जगह रुक गया और ठंडे स्वर में बोला, हर किसी को अपने किए का फल भुगतना पड़ता है। सूरज भी कोई अपवाद नहीं है। यह सुनकर समीर ने एक लंबी सांस ली और आर्यन के कंधे को थपथपाया। असल में एक और कारण है कि मैं तुम दोनों के बीच इतनी कड़वाहट नहीं चाहता। क्या तुम्हें पता है कि उसका एजेंट कौन है? आर्यन ने उसे तिरछी नजरों से देखा। उसके चेहरे के भाव अभी भी रहस्यमयी और ठंडे बने हुए थे। धुंधली यादें और एक नई विनती। समीर समीर ने बात घुमाने के बजाय सीधे कहा, वह विनय वेनयुंझी की बहन है, विनिता वेनहेंगझी। सालों पहले जब विनय और सुनील एक्सुई चोंग ने अपना बच्चा खोया था, तब उनका रिश्ता टूट गया था। लेकिन समय के साथ उनके बीच सब ठीक हो गया है। अब सुनील के परिवार की एक तिहाई ताकत विनय के हाथों में है। वह थोड़ा रुका और फिर बोला, अगर तुम सुनील के परिवार से संबंध बनाना चाहते हो तो विनिता के करीब जाना एक अच्छा और छोटा रास्ता होगा। आर्यन आर्यन ने कुछ पल सोचा और आखिरकार कहा, जरूरत नहीं है। वे तीनों चलते हुए गाड़ी के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर आर्यन आकाश आकाश की ओर मुड़ा और पूछा, तुम कहाँ रहते हो? मैं तुम्हें पहले घर छोड़ देता हूँ। घर? आकाश के दिमाग में सबसे पहले अपने उस पुराने घर की याद आई जहां से वह आया था। एक प्यारा और सुकून भरा घर, जहां उसके पिता, माँ, दादाजी और बड़े भाई उसे बेनतहा लाड़ प्यार करते थे। वे लोग ही थे जिन्हें वह सबसे ज्यादा चाहता था। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि शायद वह अब उस जगह कभी वापस नहीं जा पाएगा। रही बात इस दुनिया की, आकाश ने याद करने की बहुत कोशिश की। उसकी यादों में एक पुराने घर की धुंधली सी तस्वीर तो थी, लेकिन वह ठीक कहाँ था, उसे नहीं पता था।
उसे इस किताब की दुनिया में आए अभी सिर्फ 1 घंटा ही हुआ था, लेकिन इतने कम समय में उसने इतने सारे उतार चढ़ाव देख लिए थे कि उसे इस शरीर की उलझी हुई यादों को समझने का मौका ही नहीं मिला था। आकाश ने अपना सिर झुकाया और अपने जूतों की नोक को देखने लगा। उसने जो विंडब्रेकर पहना था वह आर्यन के घुटनों तक आता था, लेकिन आकाश के तो वह टखनों को छू रहा था। उसने पूरी रात उसे कसकर लपेटा हुआ था और अब उस पर वाइन के दाग लग चुके थे। वह शायद खराब हो गया था। यह ब्रांड अपनी कोमलता और आराम के लिए जाना जाता था, लेकिन यह बहुत महंगा भी था। उसकी माँ उसके लिए अक्सर इसे खरीदा करती थी, इसलिए उसे इसकी कीमत पता थी। अब उसे लग रहा था कि वह आर्यन का और भी ज्यादा कर्जदार हो गया है। लेकिन अब आकाश को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। बहुत ज्यादा कर्ज होने के बाद एक और सही, अब क्या डरना। आकाश ने हिम्मत जुटाकर आर्यन की ओर देखा और झिझकते हुए पूछा, क्या मैं पहले आपके घर चलकर नहा सकता हूँ? अजनबी का सहारा। हवा में एक खामोशी छा गई। आर्यन आर्यन मुड़कर आकाश की ओर देखने लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसका सुंदर चेहरा अंधेरे में छिपा था, जिससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उसके मन में क्या चल रहा है। आकाश एक पल के लिए रुका, फिर उसने सोचा कि शायद उसे यह बात नहीं कहनी चाहिए थी। सच तो यह था कि उसकी यह विनती कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। आखिर वे दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी ही तो थे, जो आज पहली बार मिले थे। भले ही थोड़ी देर पहले वे एक ही तरफ थे, पर वह इसलिए क्योंकि उनका दुश्मन एक ही था। अब जब वह दुश्मन सामने नहीं था, तो वे फिर से अजनबी बन गए थे। अगर आकाश इस अनजान दुनिया में इतनी बेबस और लाचार हालत में न फंसा होता, और अगर उसे इस शरीर की यादें साफ साफ मिल गई होती, तो वह कभी ऐसी अचानक मांग नहीं करता। लेकिन अभी आर्यन ही अकेला ऐसा व्यक्ति था जिससे वह मदद मांग सकता था। सोच में डूबा हुआ आकाश अनजाने में कोट की जेब में अपनी उंगलियां रगड़ने लगा। तभी हवा का एक ठंडा झोंका उसके पास से गुजरा। उस अचानक आई ठंड ने उसे चौंका दिया और उसे 2 बार छींक और खांसी आ गई। जब उसने फिर से ऊपर देखा, तो उसकी खूबसूरत आंखों में आंसुओं की एक पतली परत तैर रही थी। दूसरी ओर आर्यन ने आकाश को छींकते हुए देखा। उसने गौर किया कि चांद की हल्की रोशनी में आकाश की आंखें चमक रही थी। उनमें एक ऐसी मासूमियत थी, मानो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कुछ गलत न किया हो। वह बिल्कुल साफ और मासूम लग रहा था। नहीं, वह तो किसी लाचार और बेघर पिल्ले जैसा लग रहा था जो अकेला भटक रहा हो। गाड़ी में बैठो, आर्यन ने अपनी नजरें हटाते हुए कहा। उसकी आवाज में आकाश की विनती को लेकर कोई गुस्सा या चिड़चिड़ापन नहीं था। अगर तुम सोफे पर सोने के लिए तैयार हो, तो मेरे साथ चल सकते हो। हम। आकाश के मुंह से हैरानी की एक हल्की आवाज निकली। वह इस बात के लिए तैयार नहीं था। उसकी समझ के हिसाब से क्या आर्यन को उसे मना नहीं कर देना चाहिए था? क्या उसने आर्यन को समझने में गलती की थी? आर्यन इतनी आसानी से मान गया कि आकाश अब हिचकिचाने लगा। ऊपर से वह विलेन था। विलेन भला कब से इतनी आसानी से बात मानने लगे? आकाश एक पल के लिए रुका। वह अपनी आस्तीन के नीचे अपनी उंगलियों को फिर से रगड़ने लगा। अपनी पिछली जिंदगी में आकाश को हमेशा सबका बहुत लाड़ प्यार मिला था। बीमारी के बाद तो उसका परिवार उसकी हर पल निगरानी करता था। अगर कोई उसे परेशान करने की कोशिश करता, तो उसका परिवार तुरंत निपट लेता। वह सबकी आंखों का तारा था। सेहत की समस्याओं को छोड़ दे, तो उसने कभी बुरे हालात या बुरे लोगों का सामना नहीं किया था। लेकिन अब अपने उस प्यारे परिवार के बिना उसे सब कुछ अकेले ही झेलना था। पिछली जिंदगी में वह कभी सच में आत्मनिर्भर नहीं रहा था। अब वह सुरक्षा कवच हट चुका था और उसे अपने दम पर आगे बढ़ना था। इसके अलावा किताब में आर्यन को एक बहुत ही अस्थिर और बेरहम इंसान बताया गया था, जो अपनी मंजिल पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। भले ही यहाँ आने के बाद से आकाश ने हमलों का सामना शांति से किया था, पर अपने परिवार की याद आते ही उसकी आंखें भर आईं और उसका गला भर गया। अजनबी शहर और पुरानी यादें। अपने परिवार के बारे में सोचकर आकाश एक्साइटेड और भी भावुक हो गया। अगर वह सच में इस दुनिया में आ गया था, तो क्या इसका मतलब यह था कि वह अपनी दुनिया में मर चुका है? उसका परिवार इस दुख को कैसे झेलेगा? क्या वे उसके बिना रह पाएंगे?
उसे यकीन था कि वे नहीं रह पाएंगे। एक एक करके अपने परिवार के सदस्यों के चेहरे याद करते ही उसकी आंखें भर आईं। अपनी बीमारी के कारण आकाश मानसिक रूप से उनसे कभी भी अलग होने के लिए तैयार रहता था, लेकिन अब जब वह दिन आ गया था तो यह इतना दर्दनाक क्यों था? नहीं चलना, आर्यन, आर्यन ने पूछा। उसकी गहरी आवाज ने उनके बीच की लंबी खामोशी को तोड़ दिया। शायद आकाश के काफी देर तक चुप रहने की वजह से आर्यन के लहजे में अब हल्की सी झुंझलाहट थी। आकाश ने अपने होठों को कसकर भींच लिया और अपनी नाक में होने वाली उस चुभन, रोने के एहसास को रोकने की पूरी कोशिश की। वह रोना नहीं चाहता था, लेकिन दिल का बोझ बहुत भारी था। जैसे ही वह थोड़ा हिला, वह खुद को रोक नहीं पाया और उसकी आंखों के कोनों से गर्म आंसू अपने आप छलक पड़े। उस वक्त वह बारिश में भीगे हुए किसी सफेद चमेली के फूल जैसा लग रहा था, बेहद नाजुक और मासूम। उसे देखकर कोई भी चिढ़ नहीं सकता था, बल्कि उसे इस हालत में देखकर किसी को भी उस पर तरस आ जाए और उसे बचाने का मन करे। आकाश की आंखों से गिरते आंसू देखकर आर्यन एक पल के लिए दंग रह गया। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने अजीब सी झिझक के साथ अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया और कहा, ठीक है, असल में मैं भी सोफे पर सो सकता हूँ। आर्यन ने आज तक कभी किसी के सामने खुद को इतना नहीं झुकाया था, लेकिन सामने खड़े इस लड़के को देखकर न जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठी। पहली बार उसे बेबसी का एहसास हुआ। न जाने क्यों आर्यन के उस झेंपे हुए और बेबस चेहरे को देखकर आकाश को अंदर ही अंदर थोड़ी हंसी आ गई। उसने अपनी भीगी आंखों से ऊपर देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आने लगी। समीर, समीर, जो चुपचाप बगल में खड़ा उन्हें अपनी ही दुनिया में खोया हुआ देख रहा था, अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह उनकी इन मीठी बातों से पक चुका था। इसलिए उसने बड़े दिल से ड्राइवर बनने की अपनी महान नौकरी छोड़ दी। उसने अपनी उंगली पर कार की चाबियां घुमाईं और उन्हें आर्यन की ओर उछाल दिया। क्यों न तुम दोनों पहले घर जाओ और फिर तय कर लेना कि कौन कहाँ सोएगा। रात की हवा ठंडी थी, लेकिन कार के अंदर गर्माहट और सुकून था। आकाश के लिए बाहर का नजारा बिल्कुल अनजान नहीं था, क्योंकि यह उपन्यास उसी शहर पर आधारित था जहां वह खुद रहता था। लेकिन ध्यान से देखने पर हकीकत से कुछ बारीक फर्क भी थे। उदाहरण के लिए, जिस राजमहल होटल में वह अभी था, वह उसकी अपनी दुनिया में भी था, बस उसका नाम अलग था। जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही थी, आकाश खिड़की से बाहर देखता रहा। उसने बड़े ध्यान से अपने दिमाग में इस शरीर के असली मालिक की यादों को सुलझाना शुरू किया। असली मालिक की जिंदगी बहुत ही सादी थी, और एक बार जब आकाश शांत हुआ, तो वह जल्दी ही मुख्य बातों को समझने लगा। सब कुछ साफ होने में बस कुछ ही समय की बात थी। इन यादों से आकाश को पता चला कि इस शरीर के मालिक की मां नहीं थी और वह अपने पिता आकाश कुमार एक्साये चेंगझंग के साथ रहता था, जो दिव्यांग थे। इससे पहले वह इस शहर में नहीं रहता था। वे दोनों देश के दक्षिणी हिस्से के एक गरीब और पिछड़े इलाके में रहते थे, जो आकाश कुमार का पैतृक गांव था। एक टूटी उम्मीद और पुरानी यादें। जब असली मालिक हाई स्कूल के पहले साल में था, तब उसके दूर के चाचा आकाश कुमार एक्साये चेंगलिन उनके पैतृक गांव वापस आए और उन्हें बेहतर भविष्य का वादा करके इस शहर ले आए। गांव के माहौल में पले-बड़े होने के कारण वह लड़का बेहद खूबसूरत होने के बावजूद खुद को बहुत कमतर समझता था। वह इतना डरपोक और कमजोर था कि कोई भी आसानी से उसका फायदा उठा लेता था। सोच में डूबे आकाश एक्साये वैन की नजर अचानक एक जाने पहचाने साइन बोर्ड पर पड़ी। वह एक पल के लिए दंग रह गया और घबराहट में सीधा होकर बैठ गया। आर्यन, आर्यन, आकाश ने पुकारा। उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उसने उस विलेन को सीधे उसके नाम से बुलाने की हिम्मत की है। उसे अपनी कांपती आवाज का भी अंदाजा नहीं था जब उसने पूछा, वह कौन सी जगह है? कहाँ? आर्यन ने पूछा। उसे लगा कि आकाश ठंड से कांप रहा है, इसलिए उसने तुरंत कार का हीटर चालू कर दिया और तापमान थोड़ा बढ़ा दिया। वहां, आकाश ने घबराते हुए इशारा किया। वह लाल एक्स लोगो वाली बिल्डिंग। जेमिनी सेड। यहाँ कहानी के अगले भाग का सरल हिंदी अनुवाद और भारतीय नामों में रूपांतरण दिया गया है। एक टूटी उम्मीद और पुरानी यादें। जब असली मालिक हाई स्कूल के पहले साल में था, तब उसके दूर के चाचा आकाश कुमार एक्साये चेंगलिन
उनके पैतृक गांव वापस आए और उन्हें बेहतर भविष्य का वादा करके इस शहर ले आए। गांव के माहौल में पले-बड़े होने के कारण वह लड़का बेहद खूबसूरत होने के बावजूद खुद को बहुत कमतर समझता था। वह इतना डरपोक और कमजोर था कि कोई भी आसानी से उसका फायदा उठा लेता था। सोच में डूबे आकाश एक्साई वैन की नजर अचानक एक जाने पहचाने साइन बोर्ड पर पड़ी। वह एक पल के लिए दंग रह गया और घबराहट में सीधा होकर बैठ गया। आर्यन, आर्यन, आकाश ने पुकारा। उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उसने उस विलेन को सीधे उसके नाम से बुलाने की हिम्मत की है। उसे अपनी कापती आवाज का भी अंदाजा नहीं था जब उसने पूछा, वह कौन सी जगह है? कहाँ? आर्यन ने पूछा। उसे लगा कि आकाश ठंड से कांप रहा है, इसलिए उसने तुरंत कार का हीटर चालू कर दिया और तापमान थोड़ा बढ़ा दिया। वहां, आकाश ने घबराते हुए इशारा किया। वह लाल एक्स लोगो वाली बिल्डिंग। वह विशाल एक्स उनसे काफी दूर था, लेकिन उसे इस तरह लगाया गया था कि वह दूर से भी साफ दिखाई दे रहा था। साइनबोर्ड का लाल रंग उसे और भी ज्यादा आकर्षक बना रहा था। आकाश बचपन से ही इसे देखता आया था, इसलिए कोई सवाल ही नहीं था कि वह इसे पहचानने में गलती करे। यह उसके अपने खन्ना परिवार एक्साई फैमिली की ज्वेलरी कंपनी का लोगो था, जो उनकी ताकत का प्रतीक था। उनकी कंपनी को पूरे देश का सबसे चमकता सितारा माना जाता था। दूर दिखती उस इमारत को देखकर आकाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। दूरी के बावजूद वह उस लोगो और इमारत की जगह को साफ पहचान सकता था। वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसके अपने परिवार की थी। क्या यह मुमकिन था कि उसका परिवार इस दुनिया में भी हो? क्या उसके माता पिता और रिश्तेदार यहाँ भी थे? यह सोचकर आकाश ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। तभी आर्यन की आवाज ने उसके ख्यालों को तोड़ दिया और उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वह सेठ परिवार एक्सयूई फैमिली का हेडक्वार्टर है। सेठ परिवार, आकाश ने बुदबुदाया। उस पल उसका दिल खाली सा महसूस होने लगा, मानो उससे कुछ छीन लिया गया हो। जैसे ही सेठ खानदान का नाम आया, उस परिवार के बारे में इस शरीर की धुंधली यादें आकाश के दिमाग में आने लगी। सेठ परिवार का बिजनेस मुख्य रूप से स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स और रोजाना इस्तेमाल की चीजों पर आधारित था। हाल के सालों में उनका प्रभाव पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ा था। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने उनके बारे में न सुना हो। अभी वह सोच ही रहा था कि तभी उसकी जेब में कुछ हलचल हुई। उसे एहसास हुआ कि उसका फोन वाइब्रेट हो रहा है। उसने धीरे से फोन निकाला और स्क्रीन पर यश भैया यांग जी का नाम चमकते हुए देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। अगर उसकी यादें सही थी, तो इस शरीर के असली मालिक का वरुण हु लिन के साथ जुड़ने का इकलौता कारण यह यश एक्साई यांग ही था। असली मालिक एक छोटे से कस्बे में पला बढ़ा था। उसके पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे ताकि परिवार का खर्च चला सकें। इस वजह से वे साथ में ज्यादा वक्त नहीं बिता पाते थे और उस लड़के को कभी वह भावनात्मक सहारा नहीं मिला जिसकी उसे जरूरत थी। बिना किसी से बात किए वह हमेशा अकेलापन महसूस करते हुए बड़ा हुआ था। खामोश साजिश और एक कड़वा फोन। इस वजह से उसका व्यक्तित्व दब गया और वह बहुत ही अंतर्मुखी इंट्रोवर्टेड हो गया। वह दिन भर बस खाली बैठा रहता था। जब वह पहली बार इस बड़े शहर में आया, तो अपनी दब्बू फितरत और अपनी कोई राय न होने के कारण उसे बहुत सी चीजें समझ नहीं आती थी। जब लोग उसे नीची नजरों से देखते या परेशान करते, तो वह चुपचाप सब सह लेता था, यहाँ तक कि अपने चचेरे भाई यश एक्साई यांग की बातें भी। लेकिन अब वाला आकाश एक्साई वैन अलग था। वह एक अमीर परिवार में पैदा हुआ था। भले ही बीमारी की वजह से वह बाहर कम निकलता था, लेकिन अपने परिवार की बातें सुन सुनकर उसने बहुत कुछ सीखा था। वह सामाजिक मिलजोल के मामले में थोड़ा नासमझ हो सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे यह समझ न आए कि कौन उसका भला चाहता है और कौन उसे इस्तेमाल कर रहा है। असली मालिक बचपन से ही पेंटिंग में बहुत होशियार था, लेकिन उसके पिता आकाश कुमार एक्साई चेंगझंग के पास उसे आगे बढ़ाने के पैसे नहीं थे। यह तब बदला जब उसके दूर के चाचा अमर एक्साई चेंगलिन वापस आए और बेहतर भविष्य का झांसा देकर उन्हें दिल्ली, बीजिंग चलने के लिए मना लिया। उस दिन के बाद से अमर जो कुछ भी कहता, वह ऊपर से बहुत प्यारा और चिंता से भरा लगता था, पर वह सब झूठ था। वह सिर्फ अपना असली मतलब छिपाने का एक मुखौटा था।
अमर ने जब पहली बार देखा कि आकाश कितना सुंदर और मासूम है, तो उसकी नीयत बदल गई। वह आकाश की प्रतिभा की मदद नहीं करना चाहता था, बल्कि वह उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाने लगा। अमर के लिए आकाश और उसके पिता का खर्च उठाना कोई बड़ा बोझ नहीं था। यह किसी भेड़ को पालने जैसा था, आसान और सस्ता। और जैसे लोग भेड़ को एक दिन बेचने या काटने के लिए पालते हैं, वैसे ही वह आकाश के साथ करने वाला था। यह कभी दया के बारे में नहीं था, यह हमेशा इस बारे में था कि वह उन्हें बेचकर क्या हासिल कर सकता है। और वरुण, हो लिन, इस सौदे की सबसे बड़ी कड़ी था। खन्ना परिवार हो या वरुण, सबने आकाश को सिर्फ अपनी जरूरत का एक मोहरा समझा। सबने मिलकर झूठ का जाल बुना था, जिसके अंत में सिर्फ धोखा और बर्बादी थी। हेलो, आकाश ने फोन उठाया लेकिन तुरंत उसे कान से दूर कर लिया, क्योंकि दूसरी तरफ से आवाज इतनी तेज थी कि जैसे कान के पर्दे फट जाएंगे। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि आज तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यश की गुस्से से भरी आवाज शांत कार में गूंज उठी। आवाज इतनी तेज थी कि आर्यन, हो वायु, भी इसे साफ सुन सकता था। आर्यन ने तिरछी नजर से आकाश की ओर देखा, लेकिन उसे आकाश के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं दिखी। आकाश की आंखें आधी झुकी हुई थी और उसकी घनी पलकें शांत थीं। उसके चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी, मानो उस पर इस शोर का कोई असर ही न हो रहा हो। जब दूसरी तरफ वाला चिल्लाते चिल्लाते थक गया और आवाज थोड़ी धीमी हुई, तब आकाश ने धीरे से फोन कान के पास लगाया। उसके होंठ, जो ठंड से पीले पड़ गए थे, अब थोड़े गुलाबी दिखने लगे थे। उसने शांति से पूछा, मैंने क्या मुसीबत खड़ी की है? बस यह एक वाक्य यश को पागल करने के लिए काफी था। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वह शब्दों की गोलियां दागने लगा। आकाश ने फिर से फोन दूर कर लिया और उसे बस इतना सुनाई दिया, क्या मुसीबत खड़ी की है? ओ बेवकूफ, तुमने वरुण को नाराज कर दिया है। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? हमारे परिवार का प्रोजेक्ट आखिरकार आगे बढ़ रहा था और तुमने वहां तमाशा करके सब बर्बाद कर दिया। क्या तुम्हें अक्ल भी है कि तुमने क्या किया है? मुखौटों का गिरना, आकाश का पलटवार। यश भैया, आकाश, एक्साई वैन ने कहा, शायद आपको पता नहीं है कि असल में हुआ क्या है। वरुण, हो लिन, ने मुझे धोखा दिया है और मेरे साथ रिश्ते में रहते हुए उसने किसी और से सगाई कर ली। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए था? क्या मैं सब कुछ चुपचाप सह लेता, या फिर उसकी दूसरी पसंद बनकर रह जाता? यश यह सब कैसे नहीं जानता होगा? सच तो यह है कि वह यह बात किसी और से बेहतर जानता था। तभी दूसरी तरफ से यश का धैर्य जवाब दे गया और वह गुस्से में चिल्लाया, ओ बेवकूफ, तेरी औकात क्या है? क्या तू इस लायक भी है कि वरुण तुझे धोखा देने की जहमत उठाए? आकाश मुस्कुराया, उसके होठों पर एक तंज भरी मुस्कान थी, लेकिन वह खामोश रहा। दूसरी ओर यश को शायद एहसास हुआ कि गुस्से में उसके मुंह से सच निकल गया है और वह अचानक चुप हो गया। इससे पहले वे हमेशा आकाश की मासूमियत का फायदा उठाते थे। वे ऊपर से बहुत दयालु और प्यार करने वाले बनते थे, जबकि असल में वे सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे थे। वे अपने लालच को अपनेपन के मुखौटे के पीछे छिपा लेते थे, जिससे आकाश को सच में लगता था कि वे उसकी परवाह करते हैं। लेकिन आज, न जाने क्यों, आकाश का बर्ताव हमेशा से बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था मानो आज वह उनके झूठ के इस जाल को पूरी तरह से फाड़ देने के लिए तैयार था। यह देखकर कि आकाश चुप है पर उसने फोन भी नहीं काटा, यश का लहजा थोड़ा नरम और मीठा हो गया। आकाश, मेरा मतलब वह नहीं था जो तुम्हें सुनाई दिया, उसने बात संभालने की कोशिश की। तो फिर आपका क्या मतलब था? आकाश ने पूछा। इस बार उसने उसे भैया कहने की जरूरत भी नहीं समझी। मैं यह सब तुम्हारे भले के लिए ही तो कह रहा हूँ, यश ने उसे समझाने की कोशिश की। जरा सोचो, वरुण की अभी सिर्फ सगाई हुई है, शादी नहीं। वह तुम्हें इतना पसंद करता है, हमारे पास अब भी मौका है। आप सीधे सीधे यह क्यों नहीं कहते कि आप चाहते हैं कि मैं कपूर खानदान के पैरों से चिपका रहूं? आकाश ने उसकी बात काटते हुए कहा। अभी मैं आर्यन, हो वायु, के साथ हूं, तो क्या यह वैसी ही बात नहीं है? दोनों ही कपूर खानदान के बेटे हैं। यश इतना आगबूला हो गया कि उसका मन किया कि फोन पटक दे।
लेकिन उसने खुद को शांत किया। आखिर वरुण ने जब पहले फोन किया था तो वह गुस्से में जरूर था, लेकिन साफ था कि उसके मन में अब भी आकाश के लिए भावनाएं थी। अगर यश आकाश को मनाकर वापस ले आता तो कपूर परिवार के साथ उनके बिजनेस प्रोजेक्ट के बचने की उम्मीद अब भी थी। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। क्या आर्यन की तुलना वरुण से की जा सकती है? यश ने आवाज धीमी करते हुए कहा। अभी पूरा कपूर खानदान वरुण और उसके पिता के कब्जे में है। आर्यन आखिर कर क्या सकता है? इतने साल विदेश में रहने के बाद वह लगभग एक बाहरी इंसान जैसा है। वह भला तुझे क्या सहारा देगा? इतने सालों में उसने सिर्फ पेंट ब्रश चलाना सीखा है। उससे क्या भला होगा? उसने आगे जोर देते हुए कहा, आकाश, भले ही वे दोनों एक ही खानदान के हों, लेकिन जिसके पास असली ताकत है और जिसके पास कुछ नहीं, उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ओह, आकाश ने धीरे से जवाब दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप और मैं, है ना? हम दोनों खन्ना परिवार से हैं, लेकिन मेरी कोई औकात नहीं है। धत तेरे की। यश का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसके माथे की नसें फटने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज रात आकाश ने कौन सी दवा खा ली है। उसकी बातें ऊपर से भले ही मासूम लग रही थी, पर वे पहले से कहीं ज्यादा कड़वी और चुभने वाली थी। पहली बार यश को आकाश के सामने खुद को बेबस महसूस हुआ। यह वह आकाश नहीं था जो हमेशा चुपचाप उसकी बात मानता था। उसके इस अचानक बदलाव ने यश को बेचैन कर दिया था। मेरा वह मतलब नहीं था। यश ने दांत पीसते हुए सफाई देने की कोशिश की। तो फिर आपका क्या मतलब था? आकाश ने एक बार फिर पूछा। इस बार उसके लहजे में शिष्टाचार का नामोनिशान नहीं था। जुबानी जंग और एक मजेदार मोड़। वरुण, हुलिन, तुम्हें बहुत पसंद करता है। यश एक्साई यांग ने उसे मीठी बातों में फंसाने की कोशिश जारी रखी। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो हर कोई तुम्हारी इज्जत करेगा। तुम्हें दुनियादारी का ज्यादा अनुभव नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर तुमने इस मौके का फायदा उठाया तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। वरुण बहुत दिलदार है। अगर वह थोड़ा सा भी हिस्सा दे दे तो तुम्हारे और तुम्हारे पिता के लिए पूरी जिंदगी ऐश करने के लिए काफी होगा। साफ शब्दों में कहें तो वह आकाश एक्साई वैन को वरुण की रखेल बनने के लिए मना रहा था। आकाश मन ही मन हंसा और जैसे उसे अचानक सब समझ आ गया हो, उसने पूछा, इतने सारे फायदे हैं? बिल्कुल। यह सुनकर यश का लहजा थोड़ा हल्का हुआ। हम एक ही परिवार के हैं। क्या तुम्हारा भैया तुम्हारा बुरा चाहेगा? क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? जब इतने सारे फायदे हैं, आकाश ने थोड़ा रुक कर पूछा, तो भैया आप खुद वरुण के साथ डेट पर क्यों नहीं चले जाते? सत्यानाश। यश के मुंह से गाली निकलते निकलते बची। उसने खुद को संभाला और कहा, अरे, क्योंकि वरुण मुझे पसंद नहीं करता। तो फिर हर्ष झंग हाओ को उसके पास भेज दीजिए। मैं अब आर्यन आर्यन के साथ हूँ, और मैं अब पहले जैसा सीधा साधा नहीं रहा, आकाश ने कहा। यह छोटा बदमाश। यश ने मन ही मन गालियां दी। उसका सब्र अब जवाब दे रहा था। इस बीच कार चला रहे आर्यन के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर अनजाने में कस गए और उसके होठों का कोना हल्का सा फड़का। लेकिन नाटक अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि आकाश ने बहुत ही गंभीर लहजे में आगे कहा, सच तो यह है कि आपकी बातों के हिसाब से मुझे लगता है कि मैं वरुण से ज्यादा आर्यन के साथ बेहतर मैच करता हूँ। फिर उसने बड़े प्यार से एक सलाह भी दे डाली, क्यों न मेरी जगह हर्ष को वरुण के साथ डेट पर भेज दिया जाए? हर्ष यश का चचेरा भाई था। उसके पिता की जल्दी मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसकी माँ उसे और उसकी बहन को लेकर खन्ना परिवार के साथ रहने आ गई थी। बिना पिता के बड़े होने के कारण बड़ों ने उसे बहुत सिर चढ़ा रखा था, जिससे हर्ष बहुत बिगड़ैल और जिद्दी हो गया था। समय के साथ उसने आकाश के साथ कई बार बदतमीजी करने की कोशिश की थी, लेकिन यश और अमर एक्साई चेंगसन उसे ऐन वक्त पर रोक देते थे। असली मालिक को लगता था कि वे उस पर एहसान कर रहे हैं, लेकिन अब वाला आकाश अच्छी तरह जानता था कि वे यह सब नाटक सिर्फ इसलिए करते थे ताकि वह उन पर आंख बंद करके भरोसा करे और कभी शक न करे। तुम यह सब जानबूझकर कह रहे हो, है ना? यश को आखिरकार समझ आ गया और उसकी आवाज तीखी हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वरुण हर्ष को पसंद करता है या नहीं। अगर करता भी है तो हर्ष कभी झुककर नहीं रहेगा, क्योंकि वह हुकूमत करना जानता है। ओह,
आकाश ने इस शब्द को लंबा खींचा। उसका लहजा हल्का था लेकिन किसी तलवार की तरह तेज। फिर उसने जोड़ा, लेकिन हुकूमत करना तो मुझे भी पसंद है। तभी कार में एक बहुत ही धीमी और गहरी खांसी, गला साफ करने की आवाज गूंजी। आकाश ने धीरे से अपनी पलकें उठाईं और तिरछी नजरों से बगल में देखा। आर्यन अब भी सामने देख रहा था और ध्यान से गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। भले ही आकाश इस दिमागी जंग में मसरूफ था, फिर भी वह एक पल के लिए भटक गया और आर्यन की उस दिलकश मुस्कान की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। वह वाकई बहुत शानदार थी। सस्पेंस और पुरानी यादें। शायद आकाश आकाश की नजरों को महसूस करते हुए आर्यन ने संक्षेप में उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, फोन पर ध्यान दो। ओह, आकाश ने आज्ञाकारी भाव से उत्तर दिया। विलेन की पैनी नजरों को महसूस करते हुए वह अनजाने में पहले से भी ज्यादा सीधा होकर बैठ गया। इसी बीच फोन पर जो आवाज हर सेकंड तेज होती जा रही थी, वह अचानक रुक गई। एक पल के सन्नाटे के बाद यश की आवाज आई, जो इस बार जानबूझकर धीमी रखी गई थी। क्या तुम आर्यन के साथ हो? हाँ, आकाश ने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया, हालांकि उसकी आवाज में साफ तौर पर शिकायत का लहजा था। हम कुछ जरूरी काम कर रहे थे और आपके फोन ने बीच में आकर हमें परेशान कर दिया। अब इस वक्त वे भला किस काम में व्यस्त हो सकते थे? कोई भी अपनी पैरों की उंगलियों से भी यह अंदाजा लगा सकता था। आधी रात का वक्त, दो कुंवारे मर्द जो इतने समय बाद मिल रहे थे, और उनके बीच का माहौल जज्बातों और अनकही बातों से भरा हुआ। यश का दिमाग खाली जगहों को खुद ब खुद भरने लगा। आकाश की शिकायत भरी आवाज सुनकर उसे लगा कि क्या आकाश वाकई उसे अपना अच्छा पल खराब करने का दोष दे रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि वरुण ने फोन पर उसे इतनी गालियां दी थी। यश गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। उसके पास अपने इस बेवकूफ चचेरे भाई को कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन अंत में वह सब पी गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं आर्यन उसकी बातें सुन न ले। आखिर में उसने बस अपनी आवाज धीमी की और चेतावनी दी, मैं यह दोबारा नहीं कहूंगा। बेहतर होगा कि तुम मेरी कही बातें याद रखो और वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। एक तेज क्लिक के साथ फोन कट गया और गाड़ी की शांति में बीप बीप की आवाज गूंजकर शांत हो गई। जैसे ही फोन कटा, आकाश के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई और वह रिलैक्स हो गया। उसने खुद को गर्माहट देने के लिए अपनी बाहों को रगड़ा और फिर कहानी के असली प्लॉट के बारे में सोचने लगा। किताब में इस शरीर का असली मालिक अक्सर नहीं दिखता था, लेकिन जब भी आता, उसे एक बहुत ही अप्रिय किरदार के रूप में दिखाया जाता था। उसकी मौजूदगी हमेशा परेशानी लाती थी। उदाहरण के लिए, मुख्य किरदारों की सगाई की पार्टी में हंगामा करना, हीरो वरुण का लगातार पीछा करना और आखिरकार जिसे वह पसंद करता था उसे न पाकर अपना मानसिक संतुलन खो देना। पूरी कहानी में वह एक ऐसी जोंक की तरह था जो हीरो से चिपकी रहती थी, चाहे उसे कितना भी ठुकराया जाए। लेकिन यश के फोन और धीरे धीरे साफ होती यादों के साथ आकाश को एहसास हुआ कि असली मालिक का वरुण के प्रति यह पागलपन शायद प्यार था ही नहीं। आखिर वरुण की सगाई से पहले वे एक दूसरे को सिर्फ एक महीने से थोड़ा ज्यादा समय से जानते थे, और उनके बीच ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था कि वह उसके लिए इतना पागल हो जाए। अगर यह असली मालिक की अपनी पसंद नहीं थी, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता था, वरुण के प्रति उसका वह अजीब और जुनूनी व्यवहार खन्ना परिवार के दबाव का नतीजा था। भेड़ियों और बाघों के बीच का चुनाव। पूरी संभावना थी कि असली मालिक ने यश की धमकी को बिना किसी सवाल के तुरंत मान लिया होता और उसकी हर बात को चुपचाप स्वीकार कर लिया होता। आखिर आकाश और उसके पिता आकाश कुमार दिल्ली, बेजिंग में बिल्कुल बेसहारा थे और हमेशा यश और उसके पिता अमर एक्साए चेंगलिन के भरोसे ही रहे थे। उनके सहयोग के बिना इस शहर में एक रात गुजारना भी उनके लिए मुश्किल था। यश और उसके पिता ने इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें अपने वश में कर रखा था। सगाई की पार्टी में जब आर्यन ने आकाश की कलाई पकड़ी और वरुण को उसे भाभी कहने पर मजबूर किया, तब आकाश को लगा था कि वह आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति में फंस गया है। लेकिन जैसे जैसे उसे पुरानी यादें वापस आईं, उसे एहसास हुआ कि जब से वह इस शहर में आया था,
वह शुरू से ही एक ऐसी मुसीबत में था जिससे निकलना नामुमकिन था। चूंकि वह भेड़ियों और बाघों, दुश्मनों से घिरे होने की किस्मत से भाग नहीं सकता था, तो उसके पास अब बस यह चुनने का मौका था कि वह अंत में किसका सामना करना चाहता है। आकाश की नजरें गाड़ी चला रहे आर्यन पर टिक गईं। चूंकि आर्यन ने अपना कोट आकाश को दे दिया था, इसलिए अब उसने सिर्फ एक पतली काली शर्ट पहनी हुई थी। जैसे ही उसका हाथ स्टीयरिंग व्हील पर घूमता, शर्ट का कपड़ा उसके कंधों और बाहों से चिपक जाता, जिससे उसकी मजबूत कदकाठी साफ झलक रही थी। आकाश उसे एक पल के लिए देखता रहा और फिर उसने अपना फैसला कर लिया। पहला, उसे और उसके पिता आकाश कुमार को खन्ना परिवार के चंगुल से आजाद होना होगा और उस जिंदगी को खत्म करना होगा जहां वे सिर्फ उनके हाथों के मोहरे बनकर रह गए थे। दूसरा, उसने वरुण और आदित्य क्यूआई को पहले ही नाराज कर दिया था। यह सिर्फ आज की बात नहीं थी। भले ही वह सगाई की पार्टी में नहीं जाता, फिर भी आदित्य उसे अपने रास्ते का कांटा समझता और उसे हटाने की कोशिश करता। मूल किताब में असली मालिक आखिरकार अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था और कोई नहीं जानता था कि उसे उस हालत तक पहुंचाने वाला असली शख्स कौन था। अगर वह अंजाम पहले से तय था, तो उसे एक ऐसे मजबूत सहारे की जरूरत थी जो उसके दुश्मनों के बराबर खड़ा हो सके। तो अगर ध्यान से देखा जाए, तो आर्यन से बेहतर विकल्प और कौन हो सकता था। मूल किताब में आर्यन और कहानी के हीरो के बीच ताकत का बड़ा अंतर होने के बावजूद आर्यन ने हीरो को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया था। इसके अलावा उन लोगों के उलट जिन्होंने आकाश का इस्तेमाल किया, आर्यन और उसके बीच हितों का कोई टकराव नहीं था। असल में उन दोनों का दुश्मन एक ही था, जो उनके मकसदों को एक जैसा बना सकता था। दूसरे शब्दों में कहें तो भले ही आर्यन उसकी हैसियत को नापसंद करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिरकार आकाश के पास अभी भी कुछ ऐसे पत्ते थे जो उसने छिपा कर रखे थे। उदाहरण के लिए, किताब की कुछ ऐसी गुप्त जानकारियां और सुराग, जिनका सही इस्तेमाल करके वह पूरी कहानी का रुख बदल सकता था। जब सब कुछ शांत हो जाता, तो वह इस फालतू की लड़ाई से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकता था, जिसका उससे कभी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। रही बात इसकी कि कौन किसको काटता है, उसे अब इसकी कोई परवाह नहीं थी। मुख्य मुद्दा अब यह था कि खन्ना परिवार को छोड़ने के बाद वह और उसके पिता गुजारा कैसे करेंगे। लेकिन आकाश घबराया नहीं। उसे विश्वास था कि हर समस्या का समाधान होता है। उसने जल्दी से अपने विकल्पों के बारे में सोचा और सबसे खराब स्थिति के लिए भी योजना बना ली। उसके पास सलामत हाथ पांव थे और ज्यादा से ज्यादा वह खुद और अपने पिता का पेट पालने के लिए कुछ छोटी मोटी नौकरियां कर सकता था। नए घर में पहला कदम और एक परिवहन परी। यह तो बिल्कुल सही था। एक अचानक आई उम्मीद से आकाश का मन भर गया और वह अपनी चतुराई के लिए खुद की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। उसे अपनी इस व्यावहारिक योजना पर थोड़ा गर्व भी महसूस हो रहा था। तुम मुझे बार बार क्यों देख रहे हो, आर्यन ने उसकी नजरों को महसूस करते हुए बिना पीछे मुड़े पूछा। कुछ नहीं, आकाश ने शांति से अपनी नजरें उसके चेहरे से हटा ली। मैं अभी अपने भाई से फोन पर बात कर रहा था और मुझे आपका नाम लेना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगा होगा। नाम लेने में क्या बुराई है? क्या लोगों को उनके नाम से नहीं बुलाया जाना चाहिए? आर्यन ने बेरुखी से जवाब दिया और कार को एक आलीशान बंगला इलाके की ओर मोड़ दिया। आकाश इस जगह से काफी वाकिफ था। यह उसकी अपनी दुनिया वाले असली घर से ज्यादा दूर नहीं था और उस रास्ते पर पड़ता था जिससे वह अक्सर अस्पताल जाता था। हालांकि वह कभी वहां रुककर देखने के लिए नहीं रुका था। वह उत्सुकता से खिड़की के बाहर देखता रहा जब तक कि कार आखिरकार आर्यन के गैरेज में नहीं रुक गई। आर्यन झील के पास बने एक 3 मंजिला बंगले में रहता था। अंदर कदम रखने से पहले आकाश को लगा था कि चूंकि आर्यन लंबे समय से भारत से बाहर था, तो घर धूल से भरा होगा। हालांकि जब उसने प्रवेश किया, तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि घर बिल्कुल साफ सुथरा और व्यवस्थित था। यहाँ तक कि हवा में खाने की एक हल्की और सुकून देने वाली खुशबू थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो घर कभी खाली रहा ही न हो। जैसे ही वह लजीज खुशबू आकाश की नाक तक पहुंची, उसके पेट से जोर की गूंज उठी, जो कमरे की शांति में साफ सुनाई दी। आकाश ने अपने होंठ भींच लिए और शर्मिंदगी छिपाने के लिए चुपके से अपना हाथ पेट पर रख लिया। उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे,
लेकिन उसने चेहरे की तपिश को नजरअंदाज करते हुए बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या आपके परिवार में कोई छुपी हुई परी रहती है? अगर यह बात किसी और ने कही होती तो आर्यन इसे महज एक मजाक समझता, लेकिन जिस तरह से आकाश ने इसे कहा, उसकी आवाज में ऐसी सहज मासूमियत थी मानो वह सच में परियों की कहानियों में विश्वास करता हो। आर्यन ने उसे हल्के से देखा और उसके होठों का कोना एक बार फिर मुड़ गया। सालों से आर्यन शायद ही कभी हंसा था, और अगर हंसा भी था तो वह सिर्फ जरूरत के लिए होता था। फिर भी आज आकाश के साथ बिताए इन 1-2 घंटों में वह खुद भूल गया था कि वह कितनी बार सच में मुस्कुराया है। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्यों, लेकिन आकाश का स्वभाव बड़ा ही विरोधाभासी था। जब वह सतर्क होता तो वह तेज, चतुर और यहाँ तक कि चालाक होता, लेकिन जब वह शांत होता तो वह लगभग बच्चों जैसा शुद्ध और मासूम बन जाता, जैसे दुनिया की उलझनों से बिल्कुल बेखबर हो। अजीब बात यह थी कि आर्यन को लगा कि आकाश के ये दो अलग अलग पहलू एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल गए हैं। वह बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा उसे होना चाहिए था, चमकीला, पारदर्शी और उस डर, दब्बू स्वभाव और उदासी से कोसों दूर जो आर्यन ने समीर द्वारा भेजे गए वीडियो में देखी थी। नहीं, ऐसी कोई परी नहीं है, आर्यन ने आखिरकार जवाब दिया। आकाश ने बस एक हल्का सा ओह कहा। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई जब उसे एहसास हुआ कि उनकी बातचीत कितनी बचकानी थी। किसी और के इलाके में कदम रखने के बाद आकाश अब और भी ज्यादा सावधान हो गया था। वह आर्यन के पीछे कदम से कदम मिलाकर चल रहा था, बिना अनुमति के कोई भी हरकत करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक चौंकाने वाला आईना। तुम पहले नहाना चाहोगे या खाना? आर्यन आर्यन अचानक रुक गया, जिसकी वजह से आकाश जो ध्यान नहीं दे रहा था, सीधे उसकी पीठ से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आकाश की नाक आर्यन की फौलाद जैसी सख्त पीठ से जा भिड़ी। नाक में तेज झंझनाहट हुई और वह दर्द के मारे करा उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन वह अब भी कोई गलती करने या कुछ गलत बोलने से डर रहा था। इसलिए उसने बड़ी सावधानी से अपना चेहरा ऊपर उठाया और पूछा, क्या मैं खाने से पहले नहा सकता हूँ? जरूर। आर्यन ने नीचे उसकी ओर देखा और जवाब देने से पहले एक पल के लिए रुका। आर्यन की बात सुनते ही आकाश खुशी के मारे अपनी मुट्ठियां भींचने लगा। उसकी आंखों में एक बड़ी और सच्ची मुस्कान चमक उठी, जिसे उसने छिपाने की कोशिश भी नहीं की। बाथरूम बहुत बड़ा और आधुनिक था। दरवाजे के पास एक विशाल आईना लगा था, जिससे पूरा कमरा और भी शानदार लग रहा था। इस दुनिया में आने के बाद से आकाश एक के बाद एक मुसीबतों को सुलझाने में ही लगा रहा था। उसे अपनी शक्ल सूरत के बारे में सोचने का जरा भी समय नहीं मिला था। लेकिन अब जैसे ही वह उस बड़े आईने के सामने खड़ा हुआ, वह बिल्कुल सुन्न रह गया। पहली बार वह खुद के अक्स, रिफ्लेक्शन को गौर से देख रहा था। आईने में दिख रहे व्यक्ति ने अब भी वही गंदी और बिखरी हुई सफेद शर्ट पहनी थी, लेकिन उसके अलावा सब कुछ बहुत जाना पहचाना था। उसके काले बाल, बादाम जैसी आंखें, सुंदर होंठ और नाक की बनावट, ये सब बिल्कुल उसके असली रूप जैसी थी। फर्क सिर्फ त्वचा का था। लंबी बीमारी की वजह से उसकी असली त्वचा हमेशा पीली और बीमार सी रहती थी, और होंठ भी फीके थे। लेकिन आईने में दिख रहे इस युवक की त्वचा दूध जैसी सफेद और स्वस्थ थी। उसकी आंखों में एक हल्की सुनहरी चमक थी और होंठ कुदरती तौर पर गुलाबी थे। भले ही यह युवक अपनी उम्र के शुरुआती 20वें साल में था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसे बहुत ही आकर्षक और प्यारा बना रही थी। आकाश एक पल के लिए खामोश रहा, फिर उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत अपनी बाईं बाजू की आस्तीन ऊपर की। वहां वह था, बिल्कुल उसके पुराने शरीर की तरह। उसकी कलाई की हड्डी पर एक छोटा सा तिल था, हल्का भूरा और पंख फैलाए हुए एक नन्ही तितली के आकार का। अपनी कलाई पर उस जाने पहचाने तिल को देखकर आकाश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर यह सब इतना सच महसूस नहीं हो रहा होता, और अगर वह एक अनजान कमरे में नहीं खड़ा होता, तो वह शायद यकीन कर लेता कि जो कुछ भी उसने अभी अनुभव किया है, वह सिर्फ एक बेतुका सपना था। काश यह सिर्फ एक सपना होता। काफी देर तक गर्म पानी में रहने के बाद आकाश का शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। उसकी सारी थकान और तनाव मिट गया और उसने चैन की एक उबासी ली। बिना सोचे उसने अपना हाथ बाथरोब
की ओर बढ़ाया। उसे लगा कि कोई उसे थमा देगा, पर तभी उसे एहसास हुआ कि वह अपनी दुनिया में नहीं है और यहाँ हालात पहले जैसे नहीं हैं। उसने एक ठंडी आह भरी और अनमने मन से बाथटब से बाहर निकलकर खुद बाथरोब लेने गया। वह बाथरोब इतना बड़ा था कि उसके टखनों, एंकल्स तक आ रहा था। अनकहा दर्द और एक नन्ही चोट। आकाश आकाश ने अपनी कमर पर बेल्ट बांधी और धीरे से बाहर निकल आया। उसके काले बाल अभी भी गीले थे और पानी की नन्ही बूंदें उसके चेहरे से नीचे फिसल रही थी। गर्म पानी के स्नान की भाप से उसकी आंखें कोमल और साफ दिख रही थी और उनके कोने हल्के लाल थे। यह उस समय से बिल्कुल अलग था जब वह शराब में भीगा हुआ और अपमानित महसूस कर रहा था। तब वह तनाव में और खुद को बचाने की मुद्रा में था, लेकिन अब वह शांत और सुकून में दिख रहा था। मुझे हेयर ड्रायर नहीं मिला, आकाश ने ऊपर देखते हुए कहा। भाप की वजह से उसकी पलकें और भी घनी और गहरी लग रही थी, जिससे उसकी आंखों में एक मासूमियत झलक रही थी। आर्यन आर्यन ने बिना कुछ कहे उसे एक नजर देखा, फिर मुड़ा और बाथरूम के अंदर चला गया। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि आकाश ने कैसे स्नान किया है। बाथटब से लेकर दरवाजे तक हर जगह पानी के छींटे थे, मानो वह पूरे बाथरूम में दौड़ता रहा हो। आर्यन एक पल के लिए रुका, फिर अलमारी में हाथ मारकर बाथरोब और तौलियों के बीच से हेयर ड्रायर निकाल लिया। जब वह बाहर आया तो आकाश ने वे कपड़े और पजामा पहन लिए थे जो आर्यन ने उसके लिए निकाले थे। वह अब सोफे पर पालथी मारकर बैठा था और शांति से आर्यन के लौटने का इंतजार कर रहा था। क्या तुमने कपड़े यहीं कमरे में बदले? आर्यन ने पूछा, उसकी आवाज में थोड़ी झिझक थी। उसने अनजाने में हेयर ड्रायर को कसकर पकड़ लिया। हाँ, आकाश ने मासूमियत से सिर हिलाया। उसकी नाक पर पानी की कुछ बूंदें रोशनी में चमक रही थी। आप अभी बाथरूम में गए थे ना, इसलिए मैंने यहीं कपड़े बदल लिए। आर्यन ने अपने होंठ भींचे और खामोशी से हेयर ड्रायर उसे थमा दिया। आकाश ने ड्रायर तो ले लिया पर वह हिला नहीं। सगाई की पार्टी में जब आदित्य क्यूआई ने उसे धक्का दिया था, तब वह मेज के कोने से टकरा गया था और अब उसकी कमर के निचले हिस्से में दर्द हो रहा था। पहले तनाव की वजह से उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब जब वह पूरी तरह शांत था और गर्म पानी से नहा चुका था, तो वह चोट, तेज चुभन और दर्द के साथ उभर आई थी। उसने बाथरूम के आईने में खुद को देखने की कोशिश की थी, लेकिन उस कोण, एंगल से उसे बस एक नीला बैंगनी सा निशान ही दिखा था। क्या आपके पास कोई औषधीय अल्कोहल दवा है? आकाश ने सोफे पर थोड़ा सीधा होते हुए पूछा। जैसे ही वह थोड़ा हिला, उसके पजामे का निचला हिस्सा थोड़ा ऊपर उठ गया, जिससे उसका पतला और गोरा टखना दिखने लगा। उसकी त्वचा रोशनी में चमक रही थी और उसके पैर बर्फ जैसे सफेद और कोमल दिख रहे थे। तुम्हें दवा की जरूरत क्यों है? आर्यन ने अपनी नजरें उसके पैरों से हटाते हुए धीमी आवाज में पूछा। मेरी कमर में चोट लगी है, आकाश ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज दर्द से भरी थी, मानो वह रोने ही वाला हो। बहुत दर्द हो रहा है। यह कहते हुए उसने अनजाने में अपना शरीर थोड़ा घुमाया और अपनी शर्ट का निचला हिस्सा ऊपर उठाकर वह जगह दिखाई जहां चोट लगी थी। एक छोटी सी भूल और एक नई उम्मीद। इस दुनिया में आने से पहले उसके परिवार ने कभी उसे चोट लगने नहीं दी थी। वे उसे लेकर हमेशा बहुत सावधान रहते थे। खराब ब्लड सर्कुलेशन और कमजोर सेहत की वजह से एक मामूली कीड़े का काटना भी उसके परिवार के लिए चिंता का विषय बन जाता था। घर के नौकरों समेत परिवार का लगभग हर सदस्य उसे संभालने और चोट लगने पर तुरंत मदद करने के लिए प्रशिक्षित था। यही कारण था कि उसने अनजाने में मदद के लिए आर्यन आर्यन की ओर हाथ बढ़ा दिया। नहीं, इससे पहले कि उसका हाथ शर्ट के निचले हिस्से को छू पाता, उसने पीछे से आर्यन की आवाज सुनी, जो ठंडी और सख्त थी। आकाश आकाश, जो आर्यन के साथ रहते हुए अनजाने में बहुत सहज और घुलामिला महसूस करने लगा था, अचानक हकीकत में वापस आ गया। यह आदमी एक विलेन है, वह यह कैसे भूल सकता था? इस झटके के बाद आकाश बिल्कुल शांत हो गया, जैसे कोई साधु मंत्र पढ़ रहा हो। उसने इस जरूरी बात को अपने दिमाग में गहराई से बैठाने पर ध्यान लगाया कि उसे सावधान रहना है। हालांकि इससे पहले कि वह इस बात को पूरी तरह समझ पाता, आर्यन के अगले शब्दों ने उसे फिर से उलझन में डाल दिया। मैंने अपने हाउसकीपर से सिर्फ रोजमर्रा की चीजें तैयार करने को कहा था, दवाइयां नहीं।
अगर घर में कुछ रखा भी होगा तो वह अब तक एक्सपायर हो चुका होगा। आर्यन की आवाज अब थोड़ी नरम हो गई थी। आज तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। मैं कल कुछ दवाइयां खरीद लूंगा। एक पल के लिए आकाश को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि आर्यन ने मदद से मना नहीं किया है तो उसने अपनी आंखों में उम्मीद लिए ऊपर उसकी ओर देखा। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने झिझकते हुए पूछा, तो क्या आप मेरे लिए इसे थोड़ा मालिश कर देंगे?